हेलो फ्रेंड, पीआर नोवेल सीरीज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा लव स्टोरी, हार्ट स्टॉपिंग ड्रामा, रोमांस, थ्रिलिंग फैंटेसी, रिवेंज स्टोरीज। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। कहानी अब तक। बटलर को ऋषभ की बात पसंद नहीं आई और वो बड़े एटीट्यूड के साथ बोला, बॉस भूलो मत, अगर मैं नहीं होता तो ये डेविड कभी तुम्हारे हाथ नहीं आता। अगर मैंने इसे धोखा दे तुम्हें नहीं कुछ बताया होता तो क्या करते। ऋषभ बटलर की बात सुन हंसते हुए बोला, बेटा अगर तू नहीं बताता ना तो इसके साथ साथ तू भी ऐसे ही मरता। और हाँ, वो धोखा देने वाली बात हमने तेरे पे कभी भरोसा किया है नहीं, क्योंकि जब तू जिसके साथ इतने सालों से काम कर रहा है उसका वफादार नहीं रह पाया तो मेरा क्या है होता। अब आगे ऋषभ की बात सुन बटलर हाका बका रह गया। वो तो ये सोच रहा था ऋषभ उसका एहसान मानेगा, पर यहाँ तो ऋषभ को उस पे कभी भरोसा ही नहीं था। बटलर को ये बात बहुत बुरी लग रही थी पर वो कुछ कर नहीं सकता था। ऋषभ वहां से जाने लगा। बटलर उसे जाता देख बोला, बॉस मेरे बाकी के रुपए दे दो, मैं चला जाता हूँ। ऋषभ बटलर की बात सुन वापस पीछे मुड़ा और बटलर के पास आया और उसकी आंखों में देख बोला, तुझे सच में पैसे चाहिए। बटलर ऋषभ की आंखों को देखकर समझ गया था ऋषभ के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। अगर उसने दोबारा पैसे के लिए हामी भारी तो वो पक्का उसे जान से मार देगा। बटलर नामे सर हिलाते हुए बोला, बब्बा बॉस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जितना मिल गया है मैं उसमें खुश हूँ। बटलर की बात सुन एक डेविल स्माइल करने लगा और बटलर के गालों पर थप थपाते हुए बोला, गुड बॉय। फिर वापस अपने चौपर की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद विवान उसके पास आया और धीरे से बोला, तुझे बोला था ना पहले भी ऋषभ से पंगा लेने की कोशिश मत कर रही हो, वो माफ नहीं करता, अब चुपचाप से यहाँ ने निकल जा। बटलर को ऋषभ को विवान पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर वो कुछ कर नहीं सकता था। उसने अपने हाथों की मुठिया कस ली और वो भी वहां से जाने लगा। चौपर में ऋषभ, अवनी, कोमल, विवान चारों चुपचाप बैठे हुए थे। अवनी ऋषभ के सीने से लग बैठी हुई थी और आंखें बंद कर धीरे धीरे सांसें ले रही थी। ऋषभ उसके बालों पर हाथ फिरते हुए बोला, स्वीट हार्ट तुम ठीक हो। अवनी ऋषभ के सीने में और मुंह डालते हुए हाँ में सर हिला दिया। ऋषभ को सब समझ आ रहा था कि अवनी इस वक्त कैसा फील कर रही होंगी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला और उसके बालों को सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद सब कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट पर लैंड हुए। ऋषभ ने विवान को कोमल को ले जाने का इशारा किया और खुद अवनी को गोद में उठा अपने प्राइवेट प्लेन की तरफ चल दिया। विवान कोमल को लेकर दूसरे जेट से दिल्ली के लिए निकल गया। वहीं ऋषभ अवनी को अपने प्लेन में लेकर चला गया। अवनी ऋषभ को कहीं अकेले जाते हुए बोली, हम कहाँ जा रहे हैं। ऋषभ उसे सोफे पर बैठते हुए उसके माथे पर किस करते हुए बोला, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अवनी ने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा और आंखें बंद कर सोफे पर लेट गई। ऋषभ भी उसके बगल में बैठकर अवनी का हाथ अपने हाथों में लेकर आज दिन भर जो जो हुआ उसके बारे में सोचने लगा। कहीं न कहीं ऋषभ भी ये करना नहीं चाहता था पर डेविड के कारनामों की वजह से ये करना जरूरी हो गया था, वरना वो आगे उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता था। कबीर 4 घंटे के लंबे सफर के बाद ऋषभ का प्लेन एक प्राइवेट आइलैंड पर लैंड हुआ। ऋषभ और अवनी दोनों ही मस्त सोए हुए थे। एक अटेंडेंट आके ऋषभ को जागते हुए बोली, बॉस हम लैंड कर चुके हैं। ऋषभ ने एक बार बाहर देखा, फिर अवनी के बालों पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से बोला, स्वीट हार्ट उठ जाओ, हमें चलना होगा। एक बार बोलने पर अवनी ने कोई हालचाल नहीं की। ऋषभ ने उसे दोबारा जागते हुए बोला, स्वीट हार्ट उठ जाओ। इस बार अवनी उठ गई और अपनी आंखों को मलते हुए बोली, हम पहुंच गए क्या। सोते वक्त अवनी एकदम अलसी और परेशान लग रही थी पर अभी वो एकदम फ्रेश लग रही थी, जैसे वो सब कुछ भूल गई हो। ऋषभ उसके गलों को खींचते हुए बोला, मैं कब से बुला रहा हूँ, रो तुम उठने का नाम ही नहीं ले रही। अवनी अपने गलों को छुड़ाते हुए सहलाकर बोली, ठीक है नहीं उठी पर गलों का कचुम्बर क्यों बना रहे हो। ऋषभ अवनी की बात सुन स्माइल करने लगा और फिर कुछ नहीं बोला। फिर अवनी के हाथ पकड़ उसे बाहर ले जाने लगा। अवनी जैसे ही बाहर आई, बाहर का नजारा देख वो सब कुछ भूल गई, क्या हुआ था क्या नहीं। बाहर का नजारा इतना खूबसूरत था कि पूछो मत। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ फूल ही फूल थे। बीच में एक रनवे और दोनों तरफ अलग अलग किस्म के फूल और बड़े बड़े पहाड़ थे जहां से छोटे छोटे झरने बह रहे थे। अवनी वहां का व्यू देखकर कहीं खोसी गई थी। उसे वहां इतना सुकून मिला था जो उसे कभी नहीं मिला। ऋषभ अवनी का हाथ पकड़ते हुए बोला, स्वीट हार्ट चलो। फिर दोनों सामने खड़ी अपनी मर्सिडीज में बैठ गए। ऋषभ ने ड्राइवर को इशारा किया, ड्राइवर कार को उन बीच दौड़ने लगा। अवनी तो बाहर का नजारा देखकर इतना खुश थी कि पूछो मत। वही ऋषभ अवनी को खुश देखकर खुश था। थोड़ी देर बाद दोनों की कार एक जगह रुकी। अवनी ने बाहर देखा तो एक छोटा सा लकड़ी का घर था जो दिखने में काफी खूबसूरत था। अवनी ने गेट खोला और बाहर उतर गई और उस घर और आसपास के जगह को देखने लगी। अवनी के उतरने के बाद ऋषभ भी उसके पीछे उतरा और ड्राइवर को जाने का इशारा किया। ड्राइवर इशारा समझकर वहां से चला गया। वही ऋषभ चुपचाप खड़ा हो अवनी को देख रहा था जो वहां का नजारा देख काफी खुश लग रही थी। आगे ऋषभ अवनी को लेकर सीधा उस घर के पीछे बने गार्डन में ले गया। वहां का नजारा काफी खूबसूरत था। चारों तरफ सिर्फ अलग अलग किस्म के फूल पर पीछे के साइड एक नदी और उसके पीछे बड़े बड़े माउंटेन। अवनी ऋषभ की तरफ मुड़ी और उसके गले लग बोली, थैंक्स मुझे यहाँ लाने के लिए। ऋषभ ने उसे जोर से हक करते हुए बोला, स्वीट हार्ट इसमें थैंक्स की क्या बात है, मैंने अभी तक तुम्हें कहीं घुमाया नहीं था न, तो सोचा आज घुमा दूं। अवनी ऋषभ ने अलग हुई और पूछा, आपने ये सब कब प्लान किया। ऋषभ बोला, स्वीट हार्ट में घूमने के लिए तुम्हें यही लाने वाला था पहले, पर उस वक्त आ नहीं पाए तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस वक्त ही घुमा दिया जाए।
अवनी फिर आगे कुछ नहीं पूछा और बाहर के नज़रों का आनंद अलने लगी। ऋषभ ने भी उसे पीछे से हक कर अपने सीने से लगा लिया। अवनी भले देख तो बाहर का नज़ारा थी, पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में डेविड का ख्याल भी चल रहा था। अवनी ने थोड़ी देर बाहर का व्यू देख फिर एक गहरी सांस ले ऋषभ से बोली, क्या हम अंदर चले? वैसे भी रात होने वाली है। ऋषभ ने भी हाँ में सर हिलाया और दोनों अंदर चले गए। अंदर बहुत खूबसूरती से पूरे घर को सजाया हुआ था। हर तरफ कैंडल और गुलाब से पूरे घर को सजाया हुआ था। अवनी वो सब देख काफी अच्छा लग रहा था। अवनी पूरे रूम में घूम घूम कर चीजों को देखने लगी और वहां की खुशबू को महसूस करने लगी। ऋषभ अवनी के पीछे आके खड़ा हो गया और उसकी हरकतों को देखने लगा। थोड़ी देर देखने के बाद उसने अवनी को कमर से पकड़ अपने से चिपका लिया। अवनी तो 1 मिनट के लिए संभाल ही नहीं पाई कि उसके साथ अभी क्या हुआ। जब तक उसे समझ आया तब तक वो ऋषभ की बाहों में थी। ऋषभ ने अवनी के बालों को कानों के पीछे करते हुए बोला, स्वीट हार्ट चलो कुछ खा लेते हैं, तुमने शुभ से कुछ नहीं खाया है। अवनी ने ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं मुझे अभी भूख नहीं है। ऋषभ अवनी की तरफ झुका और उसके कानों पर किस करते हुए बोला, स्वीट हार्ट अगर तुमने खाया नहीं तो मुझे कैसे झेलोगी? कहीं बेहोश हो गई तो? अवनी ऋषभ की बातों का मतलब अच्छे से समझ गई। वो बोली, ठीक है किधर है खाना, मैं खा लेती हूँ। ऋषभ अवनी के लिप्स पर हल्के से किस करते हुए बोला, गुड गर्ल। ऋषभ ने फोन निकाला और किसी और खाना लाने को बोल अवनी की आंखों में देखने लगा और बीच बीच में उसको किस करने लगा। थोड़ी देर में किसी ने बेल बजाए। ऋषभ को समझ आ गया कि उसका आदमी खाना लेकर आया होगा। उसने अवनी को छोड़ा और अपना मास्क लगा बाहर चला गया। बाहर एक बटलर खूब सारा खाने लगकर खड़ा था। ऋषभ ने सब कुछ उससे ले लिया और उसे जाने का बोल अंदर आ गया। ऋषभ सीधा डिनिंग तबेला की तरफ गया और खाना निकाल कर रखने लगा और सब सेट करने के बाद वो अंदर आया तो देखा अवनी विंडो से बाहर का नजारा बड़ी शांति से देख रही थी। ऋषभ अवनी को पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, स्वीट हार्ट चलो खा लो, खाना लग गया है। अवनी ऋषभ की तरफ मुड़ी और उसके लिफ्ट कर बोली, थैंक, मेरी जिंदगी में आने के लिए आप नहीं होते तो मैं अब तक पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती। ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था अवनी ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही है। उसने अवनी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर उसे गले लगाने के बाद बोला, स्वीट हार्ट चलो खा लेते हैं वरना सब ठंडा हो जाएगा। अवनी ने भी हाँ में सर हिलाया और दोनों डिनिंग तबेला पर बैठकर डिनर करने लगे। अवनी को ज्यादा मन नहीं था खाने का, इसलिए 2 चमचे खाने के बाद वो प्लेट में उठ पतंग चीजें करने लगी। ऋषभ ने जब देखा अवनी खाने की जगह उठ पतंग हरकतें कर रही है तो उसने उसे डांट लगाई और डांट सुन के अवनी ने अजीब सा मुंह बना खाने लगी। उसका मुंह बना देख ऋषभ को हंसी आ रही थी, पर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को काबू किया हुआ था। ऋषभ और अवनी ने थोड़ी देर बाद खाना खत्म किया। ऋषभ जल्दी से खाकर उठा और अवनी को अपनी गोद में उठा लिया। अवनी को पता था अब उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए उसने ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाए और ऋषभ जो कर रहा था करने दे रही थी और उसका साथ भी दे रही थी। ऋषभ अवनी को सीधा बेड पर ले जाकर लेटा दिया और उसके ऊपर आ गया। उसने एक नजर अवनी की आंखों में देखा जो शर्म की वजह से नजरें झुकाए हुए थी। ऋषभ ने अवनी की आंखों पर किस किया और फिर नीचे आ उसके ओठों पर डीपी किस करने लगा। अवनी भी किस में ऋषभ का साथ दे रही थी। थोड़ी देर किस करने के बाद ऋषभ ने अपना काम शुरू कर दिया और पूरी रात उस रूम में बस अवनी की सिसकियों की आवाजें आ रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ऋषभ अवनी को अपनी बाहों में लिए बड़े सुकून से सो रहा था, तभी उसका फोन बजा। ऋषभ ने पहले तो इग्नोर कर दिया, पर जब फोन दोबारा बजा तो उसने हार मन के उठा लिया। उसके उठाते ही उधर से एजेंट 38 बोला, बॉस काम हो गया। ऋषभ एजेंट 38 की बात सुन एक गहरी स्माइल दी और हम में जवाब दिया और फोन काट दिया। ऋषभ ने एक बार फोन को देखा, फिर उसे साइड में रख दोबारा अवनी को देखा जो किसी बंदर के बच्चे जैसी उससे चिपक कर सो रही थी। ऋषभ ने उसके माथे पर किस किया और बोला, स्वीट हार्ट शुभ हो गई, हमें चलना चाहिए। अवनी अपनी आलसी आवाज में बोली, नहीं मुझे अभी नहीं जाना, मुझे नींद आ रही है। ऋषभ ने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया और वो भी अवनी को जोर से पकड़कर सो गया, पर जैसे ही वो सोया तभी उसका फोन दोबारा बजा। उसने इरिटेट होकर फोन उठा, चिल्लाते हुए बोला, क्या है? उधर से विवान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कर दिया है जो ऋषभ उस पर चिल्ला रहा है। वो हकलाते हुए बोला, ऋषु मैंने इसलिए फोन किया था क्योंकि अंकल जी तुझसे मिलने को बोल रहे थे। ऋषभ आवाज सुन थोड़ा शांत हुआ और बोला, डैड से बोल दे अभी बिजी हूँ, समय तक घर आ जाऊंगा। इतना बोल के उसने फोन काट दिया। दूसरी तरफ विवान बेचारा बिन बात की डांट खा चुका था। वो मन में बोला, इसका कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं अब किस बात पे गुस्सा था। उधर फोन रख उसने अवनी की तरफ देखा तो अवनी अपनी नीली छोटी आंखों से देख रही थी। ऋषभ झुका और उसकी आंखों पे किस करते हुए बोला, स्वीट हार्ट उठ गई। अवनी ने सर हाँ में हिला दिया और बोली, किसका फोन था? ऋषभ बात को टालते हुए बोला, किसी का नहीं, वो बस ऐसे ही। अवनी बोली, मैंने पूछा किसका फोन था? ऋषभ हार मान बोला, विवान का फोन था, बोल रहा था डैड मुझे घर बुला रहे हैं। अवनी लेते लेते ही बोली, तो चलिए न चलते हैं, और वो उठने लगी। ऋषभ एक आईब्रो उठा, बोला, मैं उठा रहा था तो तुम्हें नींद आ रही थी, अभी क्या हो गया? अवनी स्माइल करते हुए बोली, डैड की बात है न, इसलिए उठना तो पड़ेगा। वो उठकर बैठने ही जा रही थी कि ऋषभ उसके ऊपर आ गया और अवनी को अपने नीचे कैद कर लिए। अवनी अपने आप को छुताते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? ऋषभ उसके लिप्स पर हल्की किस करते हुए बोला, तुम्हें सजा दे रहा हूँ। अवनी थोड़ा सोचते हुए बोली, पर किस बात की? ऋषभ बोला, मेरी बात ना मानने की और मेरे डैड की बात मानने की।
आगे ऋषभ के हाथ पकड़ने का कारण अवनी को समझ नहीं आया। वो ऋषभ की तरफ सांवलिया नजरों से देखने लगी। ऋषभ ने एक झटके से अवनी को अपने पास खींचा। अवनी संभाल नहीं पाई और सीधा ऋषभ के सीने से जा लगी। सीने से लगने की वजह से उसकी नाक पर चोट लग गई। वो बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? ऋषभ अवनी के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस का इंतजाम किया, अब उसकी पेमेंट कौन करेगा? अवनी ऋषभ को घूरते हुए बोली, पेमेंट? कैसी पेमेंट? ऋषभ बोला, स्वीट हार्ट, जो तुम अभी लेकर जा रही हो ना, उसकी पेमेंट। अवनी अपनी ड्रेस ऊपर करते हुए बोली, इसकी? ऋषभ ने हाँ में सर हिलाया। अवनी बोली, मैं आपको इसकी पेमेंट क्यों करूँ? आप पति हैं मेरे। ऋषभ बोला, पति हूं तो क्या, पेमेंट तो तुम्हें करनी ही होगी। अवनी को ज्यादा बहस करने का मान नहीं था। वो बोली, ठीक है, नहा कर आने दो, मैं पेमेंट कर दूंगी। ऋषभ बोला, नहीं स्वीट हार्ट, पहले पेमेंट करो फिर नहाने जाना। अवनी ऋषभ की बातों से इरिटेट हो रही थी, इसलिए उसने अपने पर्स से कार्ड निकाला और ऋषभ के हाथों पर रखते हुए गुस्से में बोली, ये लीजिए, जितना अमाउंट निकलना है निकाल लेना। ऋषभ अवनी को इतने गुस्से में देख बोला, स्वीट हार्ट, मुझे ये पेमेंट नहीं चाहिए। अवनी जो जाने को मुड़ी थी वो वापस ऋषभ की तरफ मूड बोली, तो आपको अब कौन सी पेमेंट चाहिए? ऋषभ ने एक झटके से अवनी को अपने करीब खींचा और उसके मुलायम होठों पर अपने सख्त लिप्स रख दिए और बहुत हार्डली किस करने लगा। ऋषभ के हार्डली किस करने से अवनी की सांसें उखड़ रही थी। वो ऋषभ को धक्का देने लगी, पर ऋषभ जैसे को वो हिला तक नहीं पाए। हार मानकर उसने ऋषभ के पैर पर जोर से मारा, जिससे ऋषभ ने उसे छोड़ दिया। ऋषभ के अलग होते हैं अवनी जोर जोर से सांसें लेने लगी। धीरे धीरे उसकी चेस्ट ऊपर नीचे होने लगी। ऋषभ ने उसको देखा, फिर पूछा, क्या हुआ, तुमने मुझे लात क्यों मारी? अवनी ने ऋषभ को घूरते हुए बोला, आप इतनी देर से जो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसकी वजह से मुझे आपको मानना पड़ा। ऋषभ बोला, अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, रेडी हो जाओ, हमें दिल्ली के लिए वापस निकलना है। अवनी ने हाँ में सिर हिलाया और वॉशरूम में चली गई रेडी होने। आधे घंटे बाद दोनों रेडी होकर अपने प्लेन में बैठकर दिल्ली के लिए निकल गए। दोनों अभी प्लेन में बैठे हुए थे और बाहर के नज़ारे का मजा ले रहे थे। तभी ऋषभ के फोन पर एक मैसेज आया। ऋषभ ने अपना फोन खोला और मैसेज पढ़ा। मैसेज को देखकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। अवनी ने वो स्माइल नोटिस कर ली। वो ऋषभ से पूछी, क्या हुए, आप स्माइल क्यों कर रहे हैं? ऋषभ अवनी का सवाल सुन सकपका गया और बोला, कुछ तो नहीं, वो एक जोक पढ़ लिया था इसलिए हंसी आ रही थी। अवनी को समझ आ गया था ऋषभ कुछ उससे छुपा रहा है। वो बोली, आप कब से जोक पढ़ने लग गए? अच्छा, अगर जोक है तो मुझे भी दिखाओ, मुझे भी जोक पसंद है। अवनी ऋषभ की तरफ झुकी और ऋषभ का फोन लेने लगी। ऋषभ अपना फोन फट से अपनी पॉकेट में डालते हुए बोला, स्वीट हार्ट, ये सब छोड़ो, ये बताओ अब तुम ठीक हो? अवनी ऋषभ को देख बोली, मुझे क्या हुआ है? ऋषभ बोला, स्वीट हार्ट, मेरा मतलब है कल की वजह से। वो इतना बोल के चुप हो गया और अवनी को देखने लगा। अवनी जो अभी खुश लग रही थी वो कल की बातें याद करने लगी। ऋषभ खुद अवनी को कल की याद नहीं दिलाना चाहता था, पर बात घूमने के लिए उससे ये सब करना पड़ा, क्योंकि अगर अवनी ने मैसेज पढ़ लिया होता तो बवाल हो जाता। कई घंटों के सफर के बाद ऋषभ का प्लेन दिल्ली लैंड हुए। वहां पहले से विवान, कोमल और ऋषभ की सिक्योरिटी मौजूद थी। ऋषभ ने सबको एक नजर देखा, फिर जाके अपनी गोल्डन रोल्स रॉयज में बैठ गया। अवनी भी उसके बगल में आके बैठ गई। विवान ड्राइविंग सीट पे आके बैठ गया और कोमल उसके बगल वाली सीट पे। विवान ने कार स्टार्ट की और दिल्ली के सड़कों पे भगा दी। वो कार चलते हुए बोला, ऋषु, एमआर वालिया तुझसे मिलना चाहते हैं। ऋषभ बोला, क्यों, कोई प्रॉब्लम? विवान बोला, वो तो मुझे भी नहीं पता, पर उनका कहना है कि बहुत जरूरी बात है जो सिर्फ वो तेरे से ही कर सकते हैं। ऋषभ ने हाँ में सर हिलाया और बोला, पहले घर चलो, फिर वहीं से हम वालिया जी से मिलने चलेंगे। विवान ने वैसा ही किया। उसने गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। ऋषभ की कार के पीछे उसकी गाड़ियों का काफिला चल रहा, जैसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी बड़े पॉलिटिशियन की गाड़ियां को काफिला जा रहा हो। विवान कार सीधा पैलेस में ले गया और जाके सीधे गेट पर रोक दी। कार रुकते ही एक बॉडीगार्ड जल्दी से आके ऋषभ के साइड का गेट खोला और दूसरे बॉडीगार्ड ने अवनी के साइड का गेट खोला। अवनी का मुंह पूरे रास्ते लटका हुआ था। ये बात कोमल ने और विवान ने दोनों ने नोटिस कर ली थी। कोमल अवनी के पास गई और बोली, क्या हुआ अवनी, तू इतनी उदास क्यों है? अवनी बोली, कुछ नहीं यो, बस सर में थोड़ा दर्द है। विवान बोला, अवनी तुम ठीक तो हो ना? अवनी ने हाँ में सर हिला दिया। विवान ने आगे कुछ पूछना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो भी जानता था अवनी किस बात से अपसेट हो सकती है। कोमल ने अवनी को सही से पकड़ा और अंदर लेके जाने लगी। अंदर गीता जी, महेश जी पहले से सोफे पर बैठकर ऋषभ, निशा और रजनी की पुरानी पिक्स देख रहे थे। ये जैसे ही चारों अंदर घुसे, गीता जी की नजर अवनी पर पड़ी और अवनी की हालत कुछ सही नहीं लग रही थी। गीता जी अपनी जगह से उठी और अवनी के पास आप बोली, बेटा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? इसका जवाब ऋषभ ने दिया, मोम सब ठीक, अवनिबास थोड़ा थक गई है इसलिए वो थोड़ी सी थकी थकी लग रही है। गीता जी ने भी आगे कुछ नहीं पूछा और सबसे बोली, तुम सब जाके फ्रेश हो जाओ, मैं लंच लगा देती हूँ। सबने हाँ में सर हिलाया, पर ऋषभ और विवान बोले, मोम मुझे अभी कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए मैं आके ही खाना खाऊंगा। पर गीता जी ने ऋषभ की एक नहीं सुनी और जबरदस्ती खाने के लिए बैठा दिया। सब चुपचाप बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अवनी का मन बहुत अजीब सा होने लगा। वो अपने चेयर से उठी और एक्सक्यूज मी बोल के दौड़कर अपने रूम में भागी। उसको ऐसे भागता देता किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऋषभ अवनी के पीछे जा ही रहा था कि गीता जी बोली, बेटा तू लंच कर, मैं देखकर आती हूँ।
ऋषभ भी बिना कुछ कहे गीता जी की बात मान गया। गीता जी उठी और अवनी के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी कोमल बोली, आंटी मैं भी चलती हूँ, मेरा लंच हो गया। गीता जी ने भी हाँ में सर हिलाया और दोनों अवनी के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में अवनी दौड़ते हुए सीधे वॉशरूम में घुस गई। उसका मन बहुत अजीब सा हो रहा था। तभी उसे उल्टियां आने लगी। कई बार उल्टियां करने के बाद उसे थोड़ा अच्छा लगा। वही अवनी के उल्टी की आवाज सुन कोमल और गीता जी जल्दी से अवनी के कमरे में आए थे। तब उन्होंने अवनी को उल्टी करते देख वॉशरूम के गेट पर ही रुक गए। अवनी उल्टी कर गेट की तरफ देखा तो वहां कोमल और गीता जी खड़े हो मुस्कुरा रहे थे। अवनी को समझ नहीं आ रहा था दोनों लोगों को हुआ क्या। उसने अपना मुंह साफ किया और वॉशरूम से बाहर आए। गीता जी बोली, बेटा अब कैसा लग रहा है? अवनी धीरे से बोली, मम्मी अभी ठीक है। फिर थोड़ा रुक बोली, मम्मी आप लोग मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे थे? गीता जी फिर मुस्कुराने लगी और बोली, बेटा मुस्कुराने की बात है। अवनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था गीता जी की बातों का मतलब। वो कोमल की तरफ देखी कि वो समझा दे और कोमल अलग ही मुस्कुरा रही थी। अवनी इरिटेट हो बोली, आप लोग सीधे सीधे बताएंगे बात क्या है? कोमल अवनी को शांत करते हुई बोली, अवनी इतना गुस्सा ठीक नहीं है, रुक 1 मिनट। वो बाहर गई और अपने कमरे से पड़ेगा नैन्सी किट लेकर आई और अवनी को देते हुई बोली, जा जाके चेक कर। अवनी को अब समझ आया कि ये दोनों इतना मुस्कुरा क्यों रहे थे। वो बोली, ऐसा कुछ नहीं, बस नॉर्मल वॉमिटिंग हुई है। कोमल बोली, कोई नहीं, पर फिर भी एक बार चेक कर ले, कंफर्मेशन मिल जाएगी। अवनी ने भी ज्यादा बहस नहीं की और अंदर जा चेक किया। बाहर कोमल और गीता जी बड़े एक्साइटेड थे जानने के लिए कि अवनी प्रेग्नेंट है या नहीं। थोड़ी देर बाद अवनी अपनी किट ले बाहर आई और बोली, देखा मैंने कहा था ना, वैसा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल वॉमिटिंग हो रही है। अवनी की बात सुन कोमल और गीता जी दोनों उदास हो गए। कोमल बोली, दिखा मुझे। अवनी ने किट कोमल के हाथ में दे दिया। कोमल किट में डबल लाइन देख बोली, अवनी तुझे किट देखना आता है? अवनी बोली, नहीं। कोमल अपने सर पर हाथ पटक बोली, अबे पागल, तू सच में प्रेग्नेंट है? गीता जी ये सुन इतनी खुश हुई कि वो अवनी को अपने गले से लगा ली। वही अवनी को समझ नहीं आ रहा था वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई, क्योंकि ऋषभ और वो जब भी इंटीमेट होते थे तो वो हमेशा प्रोटेक्शन यूज करते थे। गीता जी ने अवनी को बेड पर बैठा और सब कुछ समझाने लगी कि उसे क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, भरी सामान नहीं उठना होगा, मतलब सब कुछ। वही अवनी चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी और अपनी गर्दन हाँ में हिला रही थी। सब कुछ समझा गीता जी अवनी को नीचे लेकर गई और डिनिंग तबेला पर बैठा दिया। ऋषभ अवनी से बोला, अवनी क्या हुआ था? इसका जवाब गीता जी ने दिया। वो बोली, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। ऋषभ बोला, बोलो मोम। गीता जी अवनी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा मैं दादी बनने वाली हूँ। ऋषभ नॉर्मल बोला, दादी बनने वाली है? कॉन्ग्रेट्स मोम। इतना बोलते बोलते उसे ध्यान आया कि उसकी माँ ने क्या बोला। ऋषभ आंखें फाड़ बोला, क्या बोला मोम? तुम दादी बनने वाली हो? मतलब मैं डैड? ऋषभ की खुशी का ठीकना नहीं था। गीता जी हाँ में सर हिलाते हुई बोला, हाँ। सब ये सब बातें कर रहे थे। वही अवनी को बहुत शर्म आ रही थी। वो अपनी गर्दन नीचे कर चुपचाप बस सबकी बातें सुन रही थी। फिर महेश जी को देख बोली, आप दादा बनने वाले हैं? महेश जी ये बात सुनकर खुश थे। उन्होंने अवनी को अपने हाथ में पहनी एक रिंग देते हुए बोले, बेटा ये मेरी तरफ से मुझे इतना अच्छा तोहफा देने के लिए। अवनी ने वो रिंग नहीं ली, पर महेश जी के फोर्स करने पे आखिरकार उसने ले ही ली। फिर सबने अपना अपना लंच किया और अपने अपना काम करने लगे। वही ऋषभ अवनी को चलने तक नहीं दे रहा था। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और कमरे में ले गया। वहां जाके उसने उसे कुछ खाने के लिए फल दिए और एक गीता जी को अवनी का ध्यान रखने को बोलकर वो और विवान बाहर निकल गए। उसके बाहर जाते ही अवनी ने कोमल को फोन करके बुलाया। थोड़ी देर बाद कोमल अवनी के रूम के बाहर आके नॉक किया। अवनी ने कमिंग बोला। कोमल अंदर आई और अवनी के सामने खड़ी हो गई। अवनी ने एक बार कोमल को देखा, फिर बोला, रोनित को बोल दो अब से मैं अपना सारा काम यहीं से देखूंगी और रीजन किसी को अभी पता नहीं लगना चाहिए। कोमल ने एक्टिंग करते हुए बोली, जी बॉस, जैसा आप बोले वैसे। आप अभी कौन सा बेस पर जाके काम करती हो? अवनी कोमल का टोट समझ रही थी। वो बोली, कोमल कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। कोमल अपने मुंह पर उंगली रख इशारे में बोली, अब बस। अवनी बोली, अब जा, मुझे नींद आ रही है, सोना है मुझे। कोमल अवनी की बात सुन सर पिट लिया और बोली, अबे तू प्रेग्नेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि तू दिन भर बस सोती रहे, चुपचाप उठकर अपना काम कर ले। अवनी अगड़ाया लेते हुई बोली, अरे यो थोड़ा सो लेती हूँ फिर काम कर लूंगी। कोमल अवनी के साइड तबेला से उसका लैपटॉप उठा देते हुई बोली, ये पकड़ और आज एक डिलीवरी आई है, उसकी डिटेल देख ले और खबरदार सोई तो। अवनी रोने जैसा मुंह बना बोली, कितनी बुरी है तू, एक बच्चे को सुकून से सोने भी नहीं देती। कोमल एक आईब्रो ऊपर कर बोली, यहाँ बच्चा कौन है भाई? अवनी अपनी तरफ उंगली कर दी जैसे बोल रही हो मैं और कौन। कोमल बोली, बेटा बड़ी गलतफहमी है आपकी कि आप बच्ची हो, अब चुपचाप काम कर, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। अवनी उसे जाता देख बोली, कौन सा काम है भाई जो हमें नहीं पता? कोमल बोली, है न काम, अब तू काम कर। वो इतना बोल के रूम से चली गई। अवनी ने अपना लैपटॉप उठा और उसे देखने लगी। देखते देखते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। वही बाहर कार में ऋषभ पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था और विवान कार ड्राइव कर रहा था। विवान ऋषभ को चुपचाप बैठा देख बोला, ऋषु कोई बात है क्या जो तुझे परेशान कर रही है? ऋषभ बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। फिर बात को घुमाते हुए बोला, मेरा छोड़, तू ये बता तेरी और कोमल की गाड़ी कहाँ तक पहुंची? विवान बोला, कहाँ तक क्या, हम बस डेट देख रहे हैं शादी की। फिर थोड़ा सीरियस हो बोला, अब बात मत घुमा, सीधे सीधे बता क्या बात है जो तू आज इतना शांत शांत लग रहा है?
ऋषभ को समझ आ गया था विवान बिना बात जाने शांत नहीं बैठेगा। ऋषभ ने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। वो बोला, भाई मैं इस बात से परेशान हूँ कि अवनी प्रेग्नेंट है। विवान बोला, हाँ तो इसमें परेशानी क्या है? ऋषभ बोला, पूरी बात तो सुन ले। विवान बोला, हाँ बोल। ऋषभ आगे बोला, भाई प्रॉब्लम यही कि अवनी मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं जब भी जाता हूँ वो अपने लैपटॉप को बंद कर देती है, कहीं उसके मन में कोई और तो वो इतना ही बोल पाया होगा कि ऋषभ ने कार साइड कर जोर से ब्रेक मार बोला, ऋषु तू पागल हो गया है क्या? तू अपनी बीवी पे साक कर रहा है जबकि वो तेरे बच्चे की मां बनने वाली है। ऋषभ बोला, भाई मैं साक नहीं कर रहा, पर मेरे दिमाग से ये बात जा ही नहीं रही कि अवनी मुझसे कुछ छुपा रही है। विवान बोला, ऋषु देख, तू बिन बात की चीज को सोच रहा है जो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तेरे लिए अवनी की आंखों में वो प्यार देखा है जो बहुत कम लोगों में दिखता है। और रही बात कुछ छुपाने की, तो शायद हो सकता है कुछ ऐसा हो जो अवनी अभी नहीं दिखा सकती है, बाद में दिखा दे, तू बस वेट कर। ऋषभ को भी विवान की बात सही लगी। उसने हाँ में सर हिलाते हुए बोला, ठीक है जैसा तू बोल रहा है वैसे ही करेंगे, अब जल्दी चल वरना वालिया जी कहीं गुस्सा ना हो जाए। विवान ने भी कार स्टार्ट की और वालिया भवन की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद दोनों वालिया भवन पहुंचे तो मिस्टर वालिया जी पहले से ही दोनों के वेलकम के लिए गेट पर खड़े थे। विवान के कार रोकते ही एक बॉडीगार्ड ने आके ऋषभ की साइड के गेट खोला। ऋषभ अपनी कार से उतरा और हाथ जोड़ते हुए वालिया जी को नमस्ते बोला। ये वालिया जी ने भी हाथ जोड़ के ऋषभ को नमस्ते किया और दोनों को अंदर आने को बोला। दोनों मिस्टर वालिया जी के साथ अंदर गए और सोफे पर बैठ गए। ऋषभ किसी को ना देख अपना मास्क हटा बोला, तो वालिया जी बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया था? वालिया जी बोले, पहले कुछ खा पी तो लो फिर मैं बताता हूँ। ऋषभ बोला, सर मेरे पे ज्यादा टाइम नहीं है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मुझे उसके पास जाना है। वालिया बोले, कॉन्ग्रेट्स ऋषभ ने भी शांति से विश को एक्सेप्ट किया। वालिया जी बोला, ऋषभ मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं ये शादी पोस्टपोन करना चाहता हूँ। ऋषभ बोला, कोई खास रीजन मिस्टर वालिया जी जो आप ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं? क्योंकि आपको भी पता है आपके इस डिसीजन से बहुत लोग इफेक्ट होंगे। वालिया जी बोले, ऋषभ मैंने सब कुछ सोच समझ कर ही किया है, बट अभी शादी पोस्टपोन करना जरूरी है वरना लड़का लड़की दोनों की जान को खतरा है। ऋषभ थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, मतलब कैसे लड़का लड़की की जान को कैसे खतरा? वालिया जी बोले, मैं कुछ दिन पहले अपने खानदानी पंडित के यहाँ गया था, उन्होंने ने बताया कि लड़के के ऊपर कोई दोष है और ये दोष अभी 1 साल तक रहने वाला है। अगर इस दोष में किसी लड़की से शादी हुई तो वो भी उस दोष की भागीदार होंगी और दोनों की जान को खतरा हो सकता है। ऋषभ को सारी बातें समझ आ गई कि वालिया जी क्यों अभी शादी नहीं करवाना चाहते थे। असल में ऋषभ को इन सब चीजों पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, पर किसी के इमोशन की कदर करना उसे आता था, इसलिए ऋषभ भी शादी पर सपोर्ट करने के लिए मान गया। ऋषभ बोला, आपको ये सब बात तो मेरे डैड से करनी चाहिए थी ना, आपने मुझे क्यों बुलाया? वालिया जी बोले, ऋषभ में करना तो आपके डैड से बात चाहता था, पर डर था अगर वो कुछ उल्टा पुल्टा समझ लेते तो गड़बड़ हो जाती, इसलिए मैंने तुम्हें बुलवाया। ऋषभ ने हाँ में सिर्फ हिलिया और बोला, अच्छा ठीक है सर, फिर हम चलते हैं। मिस्टर वालिया बोले, अरे इतनी जल्दी कहाँ जाना है, थोड़ी देर बैठो, कुछ खा पी कर जाना। ऋषभ बोला, नहीं सर अभी लेट, कभी फुर्सत से मिलता हूँ। वालिया जी ने भी आहे ज्यादा कुछ नहीं रोका। ऋषभ वालिया जी से आज्ञा ले विवान के साथ बाहर निकल गया। मिस्टर वालिया भी उन्हें गेट तक छोड़ने आए थे। दोनों अपनी कार में बैठकर वापस घर के लिए निकल गए। रास्ते में विवान ऋषभ से बोला, ऋषु एक बात बोलूं, बुरा मत मानियो। ऋषभ बोला, कैसी बात कर रहा है भाई, तेरी बात का कौन बुरा मानेगा? विवान बोला, ऋषु तुझे क्या लग रहा था वालिया सच बोल रहा था? ऋषभ भी एक स्माइल करते हुए बोला, नहीं। विवान बोला, जब तुझे सब पता चल गया था तो फिर तूने कुछ बोला क्यों नहीं? ऋषान विंडो खोल बाहर देखते हुए बोला, क्योंकि उस वक्त कुछ ना बोलना ही ठीक था। विवान बोला, भाई मुझे तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है, तू देख ले कि आगे क्या करना है, निशा की शादी करनी है इनसे या नहीं? ऋषभ बाहर देखते हुए ही बोला, हम। दोनों गाड़ी में चुपचाप बैठे थे क्योंकि दोनों की दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। विवान तो निशा की शादी के बारे में सोच रहा था, वही ऋषभ सोच रहा था कि सबसे छुपाकर एजेंट 38 से कैसे मिलने जाए। सोचते समझते दोनों घर पहुंचे। ऋषभ अपनी कार से उठता और सीधा अपने रूम में गया। जैसे ही वो रूम में इंटर हुआ उसे किसी लड़के की आवाज सुनाई दी। ऋषभ गेट के साइड में छुपकर सुनने की कोशिश करने लगा, पर उसे कोई भी आवाज सही से सुनाई नहीं दे रही थी। वो अंदर घुसते हुए जोर से बोला, स्वीट हार्ट में आ गया। ऋषभ की आवाज सुन अवनी ने हड़बड़ी में लैपटॉप बंद किया। ये सब ऋषभ ने देख लिए और आज उसने डिसाइड किया कि वो अवनी से सारी बातें क्लियर करेगा। वो सीधा अवनी के पास गया और बगल में बैठ गया और अवनी को देखने लगा। अवनी ऋषभ को ऐसा देखता देख हकलाते हुए बोली, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मेरी चेहरे पे कुछ लगा है क्या? ऋषभ बोला, नहीं लगा तो नहीं है, मैं तो बस ये देख रहा हूँ, तुम मुझसे ऐसा क्या और क्यों छुपाना चाहती हो जो अगर मैं जान गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अवनी अपनी चोरी पकड़ी जाती सुन अपने आप को डिफेंड करते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं छुपाया आपसे, आपको पक्का कोई गलत फहमी हुई होगी। इतना बोल के अवनी बेड से उठने लगी। ऋषभ उसे उठता देख बोला, स्वीट हार्ट अगर आज तुम बिना कुछ बोले चली गई तो कल हो सकता है हमारे बीच दूरियां आ जाए। अवनी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, देखो ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमारे बीच दूरियां आ जाए। ऋषभ उसका हाथ छोड़ दिया, फिर बोला, ठीक है जैसा तुम बोल रही हो तो वही होगा, पर मैंने किसी आदमी की आवाज सुनी थी, उसका कुछ बताना चाहोगी?
अवनी को समझ आया कि ऋषभ के दिमाग में क्या खिचड़ी पाक रहे हैं। वो बोली, देखो जैसा आप सोच रहे हो वैसे कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हूँ, मेरे मन में दूसरा कोई आज तक नहीं आया ना ही आएगा। ऋषभ अवनी की बात सुन संतुष्ट नहीं हुआ, पर उसने ज्यादा पूछना सही नहीं समझा क्योंकि सबकी अपनी प्राइवेसी होती, इसलिए उसने बात को जाने दिया। अवनी सब बोल के वहां से चली गई और ऋषभ भी थोड़ा सोचा, फिर उठकर वो भी अपने काम में लग गया। रात का वक्त दोनों अपना अपना काम कर रहे थे, तभी उनके गेट पर किसी ने नॉक किया। ऋषभ ने जाके गेट खोला तो सामने एक मैड नजारे झुकाकर खड़ी थी। वो वैसे ही बोली, सर बड़ी मैम आपको बुला रही है। ऋषभ को पहले तो बहुत गुस्सा आया कि बिना उसकी परमिशन के कोई उसके सामने कैसे आ सकता है, पर जब अपनी माँ का जिक्र सुना तो वो शांत हो गया और बोला, तुम चलो हम आते हैं। ऋषभ इतना बोल के अंदर से गेट बंद कर लिया और अवनी के सामने आ खड़ा हो बोला, स्वीट हार्ट, माँ खाने के लिए बुला रही है। अवनी बोली, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, जल्दी चलो। वो फटाफट उठने लगी, तभी ऋषभ जल्दी से उसके पास आया और उसको अपनी गोद में उठा लिए। अवनी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? ऋषभ अवनी के हल्की सी किस करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, भूल गई तुम अब माँ बनने वाली हो तो फालतू की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अवनी ऋषभ की बात सुन स्माइल करने लगी और उसके गले में हाथ डाल उसे देखने लगी। ऋषभ उसे सीधा नीचे ले गया। नीचे सब ऋषभ और अवनी का ही इंतजार कर रहे थे, तभी उन्हें सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए ऋषभ दिखाई दिया जो अवनी को गोद में उठाकर ला रहा था। गीता जी को लगा कि अवनी के पैरों में कोई दिक्कत हो गई है। वो अपनी चेयर से उठी और जल्दी से ऋषभ के पास गई और बोली, क्या हुए बहू को? ऋषभ बोला, कुछ भी तो नहीं हुआ माँ, अवनी को मैं कुछ थोड़ी नहीं होने दूंगा। गीता जी बोली, तो फिर तू इसे गोद में क्यों उठाकर ला रहा है? ऋषभ बोला, माँ अगर ये पैदल चलेगी तो मेरे बच्चे को कोई दिक्कत होने लग गई तो। ऋषभ की बात सुन गीता जी ने सर पिट लिया और बोली, ऋषभ अवनी पैदल चलेगी तक उसे कोई देत नहीं होगी, बल्कि उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इतना समझने के बाद भी ऋषभ को कुछ नहीं समझ आया। वो अवनी को वैसे ही गोद में लिए हुए ही चेयर तक ले गया और बड़े आराम से उसे बैठा दिया। ऋषभ की हरकत देखकर कोई हैरान था तो कोई हंस रहा था। विवान हंसते हुए बोला, जोरू का गुलाम आ गया। ऋषभ विवान की बात सुन उसे एक बार घूरा। जैसे ही ऋषभ की नजरें विवान पर पड़ी वो एकदम चुप हो गया। फिर ऋषभ भी अपनी चेयर पर आके बैठ गया। उसके बैठते ही गीता जी भी आके उसके साथ बैठ गई। सबने अपना अपना डिनर कर अपने रूम में सोने चले गए। वही ऋषभ अवनी को उसके कमरे में छोड़कर टेरेस पर चला गया। अवनी ने पूछा भी कि वो कहाँ जा रहा है, पर ऋषभ ने बात घुमा दिया और बोला उसे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो टेरेस पे जाके थोड़ी फ्रेश हवा लेना चाहता है। अवनी को ऋषभ की बात पे भरोसा तो नहीं हो रहा था, पर उसने आगे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप एक बुक ले पढ़ने लगी। ऋषभ भी अवनी को छोड़ टेरेस पे गया और अपना फोन निकल घूमने लगा। घुमाते घुमाते उसने एजेंट 38 को फोन लगा दिया। 3-4 रिंग में ही एजेंट 38 ने फोन पिक कर लिया। पिक करते ही एजेंट 38 बोला, गुड इवनिंग सर। ऋषभ ने भी रिप्लाई दिया और बोला, क्या अपडेट है? एजेंट 38 एक डेविल स्माइल के साथ बोला, सर जैसा आपने बोला था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मैंने उसे बहुत टॉर्चर किया पर उसने अभी तक कुछ नहीं बका कि वो आप लोगों के पीछे क्यों पड़ा है। ऋषभ ने हम में जवाब दिया और बोला, टॉर्चर देना जारी रखो, कल मैं टाइम निकल कर आता हूँ। एजेंट 38 बोला, जी बॉस जैसा आप बोले वैसे ही होगा। ऋषभ ने थोड़ी देर और बात की, फिर फोन काट सामने देखने लगा। इस वक्त ऋषभ को देखकर ऐसा लग रहा था उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, पर उसको देखकर पता लगाना मुश्किल है कि क्या उसके दिमाग में चल रहा है। थोड़ी देर वैसे ही रहने के बाद ऋषभ ने एक गहरी सांस ली और वापस अपने रूम के लिए निकल गया। जब वो रूम में पहुंचा तो देखा अवनी अभी भी बैठकर बुक पढ़ रही है। ऋषभ अवनी के पास गया और घूरते हुए बोला, स्वीट हार्ट, मैंने बोला था ना दो जाना, और तुम अभी तक बुक पढ़ रही हो। अवनी अपनी बुक पढ़ना छोड़ बोली, आपका काम हो गया? ऋषभ बोला, हाँ मेरा तो हो गया, पहले ये बताओ तुम अभी तक सोई क्यों नहीं तक? अवनी बोली, मैं आपका ही वेट कर रही थी। ऋषभ बोला, मेरा पर क्यों? अवनी बुक को साइड करते हुए बोली, आप मुझे इस बारे में कब बताने वाले हैं कि अपने किसी को किडनैप किया है और कुछ उगलवाना चाहते हो? ऋषभ अवनी की बात सुन हैरान हो बोला, तुम्हें कैसे सब पता? उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि अवनी उठकर उसके पास आई होंगी। ऋषभ उसे गुस्सा करते हुए बोला, मेरे माना करने के बावजूद भी तुम बेड से उठी क्यों? अब आगे अवनी बोली, पर मैं तो बेड से नहीं उठी। ऋषभ बोला, अगर तुम उठी नहीं तो तुम्हें मेरी सारी बातें कैसे पता जो बातें मेरे और एजेंट 38 के बीच हुई थी? अवनी अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए बोली, जनाब अब भूल रहे हैं मैं एक हैकर भी हूँ। ऋषभ जो कब से कंफ्यूज था उसकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। वो अवनी को थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, तुमने मेरा फोन टैप क्यों किया? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अवनी भी बड़े एटीट्यूड में बोली, अपने मुझसे ये बात छुपाई थी तो मैं क्या करती, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने आपका फोन टैप कर लिया। ऋषभ को समझ आ गया था अगर वो ज्यादा गुस्सा करेगा तो अवनी भी भड़क जाएगी, इसलिए उसने मैटर को शांति से निपटाने का सोचा और वो अवनी के बगल में आ बैठ गया और बड़े प्यार से बोला, स्वीट हार्ट, मैं जो भी कर रहा हूँ अपनों के लिए ही कर रहा हूँ और मैं तुमको इन सब चीजों से दूर रखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था। अवनी भी ऋषभ के शांति से बात करने से शांत हुई और बोली, मुझे पता है आप सब कुछ हमरे भले के लिए ही कर रहे हैं, पर अगर आपको कुछ करना है तो मुझे एटलीस्ट बता तो सकते थे न कि आप ये करने जा रहे हैं।
ऋषभ शांत से है बोला ठीक है बाबा मेरी है गलती थी, अब से मैं कुछ भी करने जाऊंगा तो तुम्हें बताकर जाऊंगा। अवनी ऋषभ के बालों में हाथ फेरते हुए बोली ये हुई ना बात। फिर ऋषभ ने अवनी के साथ थोड़ा मजाक मस्ती किया और उसे एजेंट 38 को क्या मिशन दिया है वो भी जानकारी दे दी। सब कुछ जानने के बाद अवनी ऋषभ से बोली आप अपना ध्यान रखना, अगर आपको एक खरोच भी आए ना तो आप तो समझो गए और खरोच देना वाले का आखिरी दिन होगा। ऋषभ अवनी की बात सुन जोर से हंस दिया और बोला ठीक है मेरी शेरनी, अब सो जाऊं वरना बेबी को दिक्कत होगी। अवनी ऋषभ की बात सुन बोली आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, सब परवाह सब केयर सिर्फ इस बच्चे के लिए जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। अवनी अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली देख रहा है छोटू तेरे पापा मेरे से बिल्कुल प्यार नहीं करते, सब कुछ बस तेरे लिए। ऋषभ अवनी की नौटंकी देख बोला ओह मैडम जी अब नहीं ये नौटंकी बंद करो वरना मैं कैसे प्यार करता हूँ दिखाऊंगा। अवनी ऋषभ को घूर बोली इस वक्त प्यार आप कैसे कर सकते हैं, आपको पता नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऋषभ बोला स्वीट हार्ट मैं अच्छे से जनता हूँ इस वक्त वो सब नहीं कर सकते पर किस करने में क्या दिक्कत है, और ऋषभ ने एक आंख मार दी। अवनी ऋषभ के ठरकपन से अच्छे से वाकिफ थी इसलिए उसने बात को घुमाते हुए बोला मुझे बहुत नींद आ रही, फिर एक उबासी लेते हुए बोली मैं सोने जा रही हूँ गुड नाइट। इतना बोल के वो बेड पर लेट गई और ब्लैंकेट ओढ़ लिया। उसकी हरकतें देख ऋषभ को समझ आ गया वो उसे बचने के लिए ये सब कर रही है। वो बोला हाँ मुझे भी नींद आ रही है। इतना बोल के वो एक झटके से अवनी के बगल में खुद कर लेट गया और लाइट्स बंद कर अवनी को कसकर पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। अवनी ने ऋषभ के चंगुल से छूटने की कोशिश करने लगी। वो बोली क्या कर रहे हैं आप, मुझे सोना है नींद आ रही है। ऋषभ अवनी के कानों पर किस करते हुए बोला स्वीट हार्ट में भी तो सो ही रहा हूँ, अब ज्यादा बोला ना तो अभी बस पकड़ा है, आगे भी बहुत कुछ कर सकता है। अवनी और कुछ का मतलब अच्छे से समझ गई, वो फट से अपनी आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगी। ऋषभ उसको नाटक करता देख एक स्माइल कर दिया और वो भी उसे पकड़कर चुपचाप सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग ऋषभ रोजाना की तरह आज भी जल्दी उठकर जिम चला गया। उसके जिम जाने के बाद अवनी भी आज जल्दी उठ गई। उसने थोड़ा सा इधर उधर देखने लगी कि कहीं ऋषभ है तो नहीं। वो जल्दी से उठी और फ्रेश होने चली गई। ऋषभ जब 1 घंटे बाद वापस कमरे में आया तो देखा अवनी गायब है। उसे लगा अवनी कहीं घूमने चली गई, तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। वो समझ गया कि अवनी ही होगी। ऋषभ वापस बाहर जाने को हुआ तभी उसका फोन बजा। उसने फोन अपनी पॉकेट से निकाला और देखा तो फोन एजेंट 38 का था। उसने फोन पिक कर कान पे लगा बोला हेलो। उधर से एजेंट 38 की बहुत ही डरी हुई आवाज आई सर प्लीज मुझे बच्चा लीजिए, वो लोग मुझे मरने वाले हैं। ऋषभ एजेंट 38 को इतना डरा सुन बोला तुम्हें किससे डर लगने लगा और कौन तुमको मार देगा। पर एजेंट 38 को ऋषभ की बातें सुनाई कहाँ दे रही वो तो बस मुझे बच्चा लो बोले जा रहा था। तभी एक जोरदार आवाज के साथ फोन काट गया। जोरदार आवाज की वजह से ऋषभ ने फोन अपने कान से दूर कर लिया। ऋषभ फिर दोबारा फोन अपने कान पर लगते हुए बोला हेलो 38 हेलो, पर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। ऋषभ ने फोन खोला तो फोन कट चुका था। उसने दोबारा एजेंट 38 को फोन लगाया पर कई बार ट्राई करने के बाद भी एजेंट 38 का फोन नहीं लगा। ऋषभ को अब बहुत गुस्सा आ रहा था कि एजेंट 38 जैसे किलर मशीन को कौन छू सकता है। ऋषभ को कुछ समझ नहीं आ रहा था तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ऋषभ अचानक से हाथ रखने से डर गया और पीछे मुड़ के देखा तो अवनी नहा धो बाहर आ गई थी। ऋषभ अपनी परेशानी छुपाते हुए बोला स्वीट हार्ट तुम आ गई, बड़ा लेट लगा दिया, मैं कब से तुम्हारे आने का वेट कर रहा था। अवनी बोली मैं तो कब की नहाकर बाहर आ चुकी थी और आपके परेशान चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। ऋषभ एक्टिंग करते हुए बोला परेशान वो भी मैं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। अवनी बोली एक्टिंग अच्छी कर लेते हो पर मैं आपको जानती हूँ, अब जब परेशान होते हो तो आप अलग ही तरह से बिहेव करते हैं। ऋषभ बोला मैं अभी परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ी फिक्र हो रही थी एजेंट 38 की। अवनी एजेंट 38 का नाम सुन बोली क्या हुए उसे, वो तो आपका काम कर रहा था ना। ऋषभ बोला हाँ वो मेरा काम तो कर रहा था पर पता नहीं उसे क्या हुए कि अचानक से उसका फोन कट गया। अवनी बोली फोन काटने से पहले क्या बात हुई आप दोनों की। ऋषभ बोला बातें तो कुछ भी नहीं हुई, वो बस बोले जा रहा था कि मुझे बच्चा लो मुझे बच्चा लो। अवनी थोड़ा सोचते हुए बोली फिर आगे क्या करना है, आपने उसे जो काम दिया है शायद उसी के वजह से उसकी जान गई है। ऋषभ बोला हो सकता है पर इसमें भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यही रीजन होगा। ऋषभ फिर थोड़ा सोचते हुए बोला स्वीट हार्ट क्या तुम उसके फोन की लास्ट लोकेशन निकाल सकती हो। अवनी एटीट्यूड से बोली ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऋषभ अनअम्यूज्ड उसे देख बोला हाँ पता है, अब जल्दी पता करो। अवनी ने हाँ में सर हिलाया और ड्रेसिंग रूम में जाके एक सूट पहन बाहर आई और अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई। अवनी अपने काम में बिजी थी, वही ऋषभ सब भूल भाल के अवनी को देखने में बिजी था। अवनी भले अपना काम कर रही थी पर उसे ऋषभ की सारी हरकतों के बारे में पता चल रहा था। वो बोली अगर आपका ताड़ना हो गया हो तो इस लोकेशन पर जल्दी पहुंचो। ऋषभ अवनी के बोलने से सकपका गया और अपनी नजरें चुराने लगा। अवनी उसे ऐसा करता देख हंसने लगी और बोली आप तो ऐसे नजरें चुरा रहे हो जैसे आप अपनी बीवी को नहीं किसी और को देख रहे हो। अवनी की बात सुन ऋषभ को कॉन्फिडेंस आया और बोला हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं किसी और को थोड़ी ना, मैं तो बस अपनी बीवी को देख रहा हूँ। अवनी बोली हाँ बाबा हाँ, अब आप जल्दी से लास्ट लोकेशन पर पहुंचेंगे। ऋषभ को याद आया कि उसे तो एजेंट 38 के पास जाना है। वो बोला अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम उसकी लोकेशन मेरे फोन पर सेंड कर दो।
ऋषभ इतना बोलते हुए रूम से बाहर निकल गया। रूम से बाहर जाते ही उसने विवान को फोन लगाया। विवान जो अभी तक खराटे ले रहा था वो फोन की आवाज सुन अपनी आधी खुली आंख से फोन पिक किया और हेलो बोला। ऋषभ उसकी आलसी आवाज सुन समझ गया कि वो अभी सो रहा है, पर इस वक्त सोने का सही वक्त नहीं था, इसलिए ऋषभ बोला भाई जल्दी से हेलीपैड पर मिल, एक इमरजेंसी है। विवान जो अभी असली हालत में था इमरजेंसी सुन एकदम एक्टिव मोड में आ गया और बोला भाई बस 5 मिनट में आया। इतना बोल के वो बेड से खुदते फानते उठा और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद ऋषभ अपनी बॉडीगार्ड के साथ हेलीपथ पर विवान का वेट कर रहा था। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, तभी सामने से विवान टी शर्ट पहनता हुआ आ रहा था। ऋषभ उसे देख बोला 5 मिनट बोला था, 10 मिनट लगा दिए। विवान कान पकड़ते हुए बोला सॉरी भाई चल अब जल्दी चलते हैं। ऋषभ ने हाँ में सर हिलाया और ऋषभ विवान एक चॉपर में, बाकी बॉडीगार्ड कई और हेलीकॉप्टर में ऋषभ के पीछे चले लगे। हेलीकॉप्टर में ऋषभ लोकेशन चेक कर रहा था, वही विवान अपने कपड़े पहनने में बिजी था। वो पहनते हुए बोला ऋषु ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी जो तू इतनी शुभ शुभ मुझे जगाने लगा। ऋषभ विवान की तरफ देख बोला इतनी शुभ पता भी है अभी क्या टाइम हो रहा है? शुभ के 7 बज रहे हैं जनाब, और आप बोल रहे हैं आपकी शुभ ही नहीं हुई थी। विवान बोला अच्छा ठीक है भाई जो भी हो ये तो बता क्या हुए था जो तू इतनी शुभ शुभ मुझे जगाने लगा। ऋषभ अपना मोबाइल फोन बंद करते हुए बोला एजेंट 38 को किसी ने मार डाला है। विवान बात सुन एकदम शोक हो गया। वो बोला क्या? ऋषभ बोला इतना शोक मत हो, वो भी इंसान ही है, उसे भी मारा जा सकता है। विवान बोला ऋषु पर वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है जिसे कोई भी मार दे, वो एक किलिंग मशीन की तरह है, वो अकेला हजारों पे भारी है। ऋषभ बोला भाई मैं जानता हूँ जो तू बोल रहा है वो तो है, पर यही बात मेरे को भी खटक रही है कि उसे कोई कैसे मार सकता है। विवान थोड़ा सोचते हुए बोला भाई क्या हो सकता है कि ये कोई ट्रैप हो हमारे लिए। ऋषभ सारी कड़ियां जोड़ते हुए बोला भाई ये हो सकता है, क्या पता ये कोई ट्रैप हो हमारे लिए। विवान बोला अगर ये कोई ट्रैप हुआ तो हम पक्का इसमें बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे, और तो और इस वक्त हमारे पास सिर्फ हमारी स्वात टीम ही बची है क्योंकि तूने सारे बॉडीगार्ड को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया है। ऋषभ हाँ में सर हिलाते हुए बोला एक काम कर, स्वात टीम को इन्फॉर्म कर दे कि वो लोग भी उस लोकेशन पर पहुंचे और हाँ ध्यान रखे कि उन्हें कोई पहचान ना पाए, सभी घर के कपड़ों में आएंगे। विवान ने हाँ में सर हिलाया और स्वात टीम के हेड को फोन मिला, सब समझा दिया। फिर वापस फोन रख ऋषभ को देख पूछा ऋषभ पता चला कि हमारे बीच रहकर कौन हमसे गद्दारी कर रहा है? ये बात तो ऋषभ के दिमाग से ही निकल गई। उसने तुरंत अपना लैपटॉप निकाला और सवा से कनेक्ट कर शिवा को फोन लगाया। कई बार फोन लगाने के बाद भी जब शिवा ने फोन नहीं उठाया तो ऋषभ को समझ आ गया कि शिवा के साथ भी कुछ हो गया है। ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ताकत काम कैसे होती जा रही है। दिन प्रतिदिन डेली उसके एक आदमी की मौत हो रही, आज एजेंट 38 भी गया और शिवा का भी फोन नहीं लग रहा है। ऋषभ विवान को देख बोला भाई तुझे कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है आजकल? विवान बोला कैसी गड़बड़ ऋषु? ऋषभ थोड़ा सोचते हुए बोला भाई एक बार सोच के देख, हम जिस हिसाब से ताकतवर थे अब हमारी ताकत धीरे धीरे काम होती जा रही है। पहले जिस हिसाब से सारे गुंडे वगैरह हमसे डरते थे अब हमसे कोई डरता ही नहीं है। विवान बोला ये तो बात है, कहीं तो कुछ बात हमसे छूट रही है जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ऋषभ हाँ में सर हिलाते हुए बोला भाई मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मुझे ही पता लगाना होगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विवान बोला भाई ठीक है पता लगा, बट मुझे भी बता दियो कि कैसे पता लगा रहा है, कि कभी मुझे जरूरत पड़ी तो मैं भी वैसे ही पता लगाऊंगा। ऋषभ को इस बार विवान की बात पर थोड़ा सा कुछ अजीब लगा। वो बोला ठीक है भाई मैं बता दूंगा। फिर दोनों अपना अपना काम करने लगे। ऋषभ अपने ऑफिस का अपडेट चेक करने लगा, वही विवान किसी को मैसेज करने लगा। थोड़ी देर बाद उनका हेलीकॉप्टर एजेंट 38 के लास्ट लोकेशन पर लैंड हुआ। ऋषभ और विवान दोनों नीचे उतरे, उनके साथ उनके बॉडीगार्ड भी थे। ये लोकेशन पूरी जंगलों के बीच में थी, इसलिए यहाँ पर घर के भैंस में आओ या यूनिफॉर्म में बात एक ही है। ऋषभ विवान से बोला पता करो कि बाकी लोग कहाँ हैं। विवान ने ओके बोला और स्वात टीम के मेंबर को फोन कर दिया। 1-2 रिंग के बाद फोन पिक हुआ। विवान ने थोड़ी देर उससे बात की, फिर फोन काट ऋषभ से बोला ऋषु वो लोग हमारे आसपास ही है। ऋषभ ने हाँ में सर हिलाया और आपने बॉडीगार्ड से बोला धुओ आसपास एजेंट 38 तक ले जाने का कोई सबूत मिलता है क्या? सभी बॉडीगार्ड अपने काम पर लग गए। ऋषभ उनको काम करते देख सोचा खड़े रहने से अच्छा है मैं भी धुआं। ऋषभ भी इधर उधर ढूंढने लगा, विवान भी उसके पीछे पीछे ढूंढने की एक्टिंग करने लगा। ऋषभ को आज विवान के बिहेवियर में कुछ अजीब लग रहा था, पर उसने कुछ बोला नहीं और अपना काम करता रहा। ऋषभ थोड़ी देर ढूंढने के बाद थक चुका था, पर जैसे ही वो वापस मुड़ने को हुए उसे जमीन में एक लोगो दिखाई दिया। ऋषभ झुका और उस जगह को साफ कर उस लोगो को सही से देखने लगा, पर जैसे उस ढक्कन से मिट्टी हटाई और लोगो देखा ऋषभ हाका बका रह गया, क्योंकि ये आरके का लोगो था। ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ उसकी कंपनी का लोगो कैसे। उसने विवान को देखा तो वो पीछे नहीं था और आपने आसपास देखा तो उसके बॉडीगार्ड भी नहीं दिखाई दे रहे थे। ऋषभ को बहुत ही अजीब लग रहा था। उसने अपनी पिस्टल निकली और इधर उधर सबको देखने लगा, पर वहां पर कोई भी नहीं था। ऋषभ को कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। वो वापस अपने चौपर की तरफ दौड़कर जाने ही वाला था, तभी उस ढक्कन से एक जोरदार चीख की आवाज आए। ऋषभ इस आवाज को अच्छे से पहचानता था, ये आवाज किसी और की नहीं विवान की थी। वो जल्दी से उस ढक्कन के पास गया और बहुत मुश्किल से उसे खोला, पर अंदर सिर्फ अंधेर के अलावा उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर जाए या यहीं से वापस चला जाए। बहुत देर सोचने के बाद उसने सोचा स्वात टीम से क्यों ना हेल्प ली जाए। उसने अपनी स्वात टीम के मेंबर को फोन किया पर किसी ने ऋषभ का फोन पिक नहीं किया। ऋषभ उठा और जाने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि अचानक से विवान उसके सामने आ गया। ऋषभ अचानक से आने की वजह से डर गया और उसका पैर फिसल गया और वो सीधा उस गधे में गिर गया। ऋषभ ने अपना हाथ बढ़ाकर विवान को पकड़ने की कोशिश भी की पर वो नाकामयाब रहा। विवन पीछे हट गया और ऋषभ सीधा गधे के अंदर चला गया। ऋषभ सीधा जा एक पत्थर से ताकरिया और बेहोश हो गया। ऊपर विवान को गिरता देख एक डेविल स्माइल पास कर दिया। वो उसे देख ही रहा था कि बगल तभी उसके हाथ में किसी ने हाथ रख दिया। विवान ने अपने हाथ की तरफ देख उस लड़की को देखा और डेविल स्माइल पास कर बोला जो तुम चाहती थी अब वो हो रहा है। वो लड़की एक कुटिल मुस्कान के साथ बोली अभी नहीं, अभी तो और भी बहुत कुछ है। विवान ने हाँ में सिर हिलाया और बोला तो अभी वापस चले या ऋषभ का स्वागत करने चले। वो लड़की बोली नहीं, अभी वापस चलेंगे, इसको तो बाद में देखेंगे। विवन ने हाँ में सिर हिलाया और फोन निकाल चौपर बुलाया और वो दोनों बैठकर निकल गए। वही गधे में ऋषभ बेहोश बड़ा था। तभी 2-3 लोग उसके पास आए और उसे उठाकर अंदर ले गए। ऋषभ बेहोश होने भी उसे फील हो रहा था कि उसे उठाकर कहीं ले जाया जा रहा है। चोपर में विवान उस लड़के के साथ बैठा हुए था और एक टक उसे देखता जा रहा था। विवान बोला तुम इतनी खूबसूरत हो, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। वो लड़की विवान को देख बोली ये सब बकवास बंद करो और आगे क्या करना है सोचो। विवान ने हम में सिर हिलाया और आपने मोबाइल में काम करने लगा। 2 दिन बाद अंधेरे कमरे में ऋषभ को एक चेयर से बांध कर रखा हुआ था। वो अभी तक होश में नहीं आया था। उसका इलाज कुछ डॉक्टर कर रहे थे। तभी ऋषभ को हल्का हल्का होश आया। उसको होश में आता देख सभी डॉक्टर साइड हो गए, क्योंकि सभी डॉक्टर को ये पता था कि ये आम सा दिखने वाला लड़का है आरके है और आरके का नाम है काफी था किसी के अंदर खौफ पैदा करने के लिए। ऋषभ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आपने चारों तरफ देखने लगा पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो अभी है कहाँ। तभी उसके सिर में एक जोरदार दर्द हुए। वो जोर से चिल्लाया विवान। विवान का नाम लेते ही उसके साथ 2 दिन पहले जो हुआ था उसे सब याद आने लगा। याद आते ही उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो गई और वो वहां खड़े डॉक्टर से बोला विवान कहाँ है। ऋषभ को सब समझ आ गया था कि आज तक उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे कौन था, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि विवान ने ये सब क्यों किया। ऋषभ की बात का जवाब एक सीनियर डॉक्टर ने दिया, सर वो आते ही होंगे। ऋषभ को उस डॉक्टर की आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उसने ध्यान से देखा तो उसे याद आया ये तो वही डॉक्टर है जो ऋषभ के हॉस्पिटल में काम करते हैं। ऋषभ उस डॉक्टर का नाम याद करते हुए बोला डॉक्टर मेहरा आपने मुझे ऐसे क्यों बांध रखा है, मुझे खोलो। डॉक्टर मेहरा बोले सर मुझे माफ कर दीजिएगा पर बॉस का ऑर्डर है आपको ऐसे बांध के रखने का। ऋषभ इस बात पर थोड़ा सख्त लहजे में बोला कौन है तुम्हारा बॉस। ये डॉक्टर कुछ बोल पता कि उससे पहले उस रूम का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज सुन सभी डॉक्टर सर नीचे कर खड़े हो गए। वही ऋषभ उस दरवाजे को देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कौन है, पर रोशनी ज्यादा होने की वजह से उसे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। रोशनी की वजह से उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। तभी उसके कान में डॉक्टर की आवाज पड़ी गुड मॉर्निंग बॉस। ये सुनते ही ऋषभ ने अपनी आंखें खोली और सामने का नजारा देख उसे 440 वोल्ट का झटका लगा, क्योंकि सामने कोई और नहीं विवान दोनों जेब में हाथ डाल खड़ा था और ऋषभ को देख स्माइल कर रहा था। ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो विवान से बोला भाई ये सब क्या है और मुझे ऐसे बांध कर क्यों रखा है। विवान ने ऋषभ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि और बड़ी स्माइल उसके चेहरे पर आ गई। ऋषभ उसे कुछ ना बोलता देख इरिटेट हुआ था। वो बोला भाई ये स्माइल क्यों कर रहा है और कुछ बातेगा कि यहाँ हो क्या रहा है। विवान स्माइल करना छोड़ बोला ऋषु तुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ हो क्या रहा है। चल मैं ही समझा देता हूँ। वो क्या है ना, अब से इन सब का बॉस में हूँ और तेरी जितनी भी पैसा पावर ताकत है अब सब मेरा है। ऋषभ को समझ आ गया था कि उसके बीच में कौन गद्दार है। वो ये भी जानता था कि ये सब विवान के बस की नहीं, इसलिए उसने और जानकारी निकलवाने के लिए विवान को उकसाने लगा। वो विवान की बात सुन हंसने लगा भाई ये क्या मजाक कर रहा है, तुझे पता है ना मेरे बिना तू मेरा कुछ मेरी कोई चीज नहीं ले सकता। विवान ऋषभ की बात पर हंसने लगा और बोला ऋषु तू कितना नादान है ना, तभी सब तुझे चुना लगाते हैं। तूने सही कहा, मैं बिना तो कोई चीज नहीं ले सकता, पर एक तरीका है जिससे मैं तेरा सब कुछ ले सकता है। ऋषभ बोला ऐसा क्या है जो मुझे भी नहीं पता। विवान एक डेविल स्माइल के साथ बोला ऋषु मैं एक चीज बताना भूल गया, तेरा सब कुछ तो मेरा है पर एक और चीज मेरी है, वो है तेरी बीवी अवनी का। जीकर सुन ऋषभ गुस्से से लाल हो गया। वो बोला तुझे जो चाहिए ले ले, पर अवनी को देखने के बारे में सोचियो भी मत। ऋषभ की बात सुन विवान जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर हंसने के बाद वो एकदम शांत हुआ और बोला ऋषु जिसके लिए तू सब कुछ कुर्बान करने को रेडी है ना, वो ऑलरेडी मेरी है। इतना बोल के विवान ने जोर से आवाज लगाई बेबी। तभी उस कमरे का गेट खुला और एक लड़की फुल लेंथ ब्लू ड्रेस पहन अंदर आई। ऋषभ तो उसे देखते ही पहचान गया था कि ये अवनी है। अवनी सीधा विवान के बगल में आके खड़ी हो गई और उसके हाथ में हाथ डाल ऋषभ से बोली हेलो पातिदेव कैसे हो, कोई तकलीफ तो नहीं हुई न यहाँ। ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि उसे साथ ये सब क्या हो रहा था। इस वक्त वो अंदर तक टूट चुका था, फिर भी वो किसी तरह अपने आप को संभाले हुआ था। विवान ऋषभ की हालत देख बोला ऋषु इतना दिमाग पे जोर मत डाल, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ।
विवान बोलना शुरू किया, ऋषु तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है पिछले कुछ महीनों में सब कुछ प्लेन था, यहाँ तक कि तेरी अवनी से पहली मुलाकात से प्रेग्नेंट तक सब कुछ मेरा और अवनी का प्लेन था। ऋषभ सब कुछ पहले ही समझ रहा था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उन सबके पीछे उसके अपनों का हाथ है। उसे सिर्फ दुख तो इस बात का था कि जिसपे वो जान से ज्यादा भरोसा करता था उसी ने उसके पीठ में छुरा घोंपा, और जिसको वो अपनी जिंदगी मानता था उसने तो उससे कभी प्यार ही नहीं किया। ऋषभ को अपनी किस्मत पर रोना और हंसी दोनों आ रही थी। ये सब सोचकर उसकी आंखें नम हो गई थी। ऋषभ अवनी को देख अपनी नम आंखों के साथ बोला, स्वीट हार्ट क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? और ये बच्चा इतना बोलते हुए ऋषभ चुप हो गया, उससे आगे बोला नहीं गया। अवनी एक डेविल स्माइल के साथ बोली, तुमसे प्यार? इतना बोल के वो विवान की तरफ देखी और उसकी टाई पकड़ नीचे किया और उसके लिप्स पर आपने लिप्स रख दिए। विवान भी उसे कसकर जगह किस करने लगा। ऋषभ अवनी को ऐसी हरकतें देख अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था कि जिससे वो प्यार करता है वो किसी और को किस कर रही है। थोड़ी देर किस करके अवनी विवान से अलग हुई और ऋषभ को देख बोली, ओहो पाती देव आपने आंखें क्यों बंद कर ली? इतना अच्छा नजारा था। ऋषभ अवनी की बात सुन आंखें खोला। इस वक्त उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, इसलिए नहीं कि वो गुस्सा था बल्कि इसलिए कि उसे बहुत रोना आ रहा था। अवनी बोली, पाती देव अब आपको ये तो यकीन हो गया होगा कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। स्मर्क, और रही बात इस बच्चे की तो इसका असली पिता तो नहीं विवान ही है। ऋषभ ये जान थोड़ा हैरान हुआ। वो बोला, पर ये बच्चा विवान कैसे? ये कैसे हो सकता है जबकि फिजिकल रिलेशन तो सिर्फ हम दोनों का था। अवनी एक डेविल स्माइल के साथ बोली, पाती देव आप अभी तक नहीं समझे, हम दोनों तो कभी इंटीमेट हुए ही नहीं। ऋषभ हैरान हो बोला, क्या? ये कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ हूँ। अवनी बोली, पाती देव आप आज तक मुझे सोचकर जब भी इंटीमेट हुए हो नम वो में नहीं थी। ऋषभ बोला, फिर वो कौन थी? अवनी एक डेविल स्माइल के साथ बोली, वो कोमल थी। ऋषभ हैरान हो बोला, क्या? ये क्या बकवास कर रही हो? वो कोमल कैसे हो सकती है जबकि मुझे अच्छे से याद है वह सिर्फ हम दोनों हुआ करते थे। अवनी बोली, सो सेड पाती देव आपको हमेशा यही लगता रहा, पर हम जब भी इंटीमेट होने जाते तो मैं उसे पहले तू जो कुछ भी खाता था ना उसमें मैं ऐसी दवा मिलती थी कि जब भी तेरे मन में इंटीमेट का ख्याल आए तो उस वक्त हर जगह सिर्फ मैं ही दिखूं। ऋषभ ने ये सब कभी सोचा भी नहीं था। वो बोला, पर कोमल कैसे मान गई इन सब चीजों के लिए? वो तो विवान से प्यार करती थी। अवनी, ओहो पाती देव कोमल ने तो कभी विवान से प्यार किया है नहीं, उसने तो बस मेरे कहने पर सबके सामने प्यार का ढोंग किया, और रही बात तुम्हारे साथ इंटीमेट होने की तो उसके बदले में उसे पैसे देती थी। ऋषभ सब कुछ जान उसका मन रोने को कर रहा था, पर उसने बड़ी हिम्मत करके बोला, तुम दोनों ने ये सब क्यों किया? तुम्हें अगर पैसा ताकत चाहिए थी तो बोल देते, मैं खुशी खुशी दे देता। इसका जवाब विवान ने दिया, दे तो देता, पर वो एक भीख होती और दुनिया वाले यही बोलते न कि मुझे सब कुछ भीख में मिली है, पर अब मैंने सब कुछ छीन लिया। ऋषभ बोला, ठीक है तुम्हें जो चाहिए था मिल गया न, अब मेरे साथ क्या करने वाले हो? विवान एक डेविल स्माइल के साथ बोला, जो तू सबके साथ करता है। इतना बोल के उसने उसके सर पर गन तान दी और बस शूट ही करने वाला था कि अवनी बोली, ऊपर जाके आपने मोम डैड और बहन को भी ढूंढ लियो, उन्हें भी तेरे पास ही भेज रहे हैं। ऋषभ आपने मोम डैड की बात सुन बोला, तुम दोनों उन लोगों को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो लोग तो जानते भी नहीं है कि मैं कैसा हूँ। अवनी बोली, पाती देव आई एम सॉरी, पर वो लोग तो ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं और तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ऋषभ अवनी की बात सुन, जो अब तक नरमी से बात कर रहा था वो बौखला गया। वो गुस्से से आग बबूला हो गया, तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसका इतना बोलना था कि विवान ने उसके गोली चला दी। गोली सीधा उसके दिल पर जाके लगी। गोली मरते वक्त विवान बोला, यही मेरी अवनी रहती है न? अब यही नहीं बच्चा। 3-4 गोलियां मार के विवान अवनी की तरफ मुड़ा और उसे लिप टू लिप किस कर बोला, स्वीट हार्ट आखिरकार इतने दिनों से हम जो चाहते थे वो पूरा हो गया। अवनी ने हाँ में सर हिलाया और उसे चिपक गई। विवान ने धीरे से अपनी गन अवनी के पेट पर लगाई। अवनी को कुछ फील हुआ, वो कुछ बोलने ही वाली थी कि विवान ने गोली चला दी। अवनी एक पेट से खून बहने लगा, वो लड़खड़ा नीचे गिर गई। विवान एक डेविल स्माइल के साथ बोला, स्वीट हार्ट तुम सोच रही होंगी कि मैंने तुम्हें क्यों मारी, क्योंकि तुम उसकी ना हो सकी जिसने तुम्हें जान से ज्यादा प्यार किया, तो तुम मेरी क्या होती? वो ये बच्चा मेरा था, पर मैं इसमें बिल्कुल भी तुम्हारे गुण नहीं चाहता। अवनी सब सुन रही थी और तेज तेज अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। इस वक्त उसके आंखों में आंसू थे। वो इस वक्त सिर्फ ऋषभ के बारे में सोच रही थी। उसने मन में बोला, मेरे किए की सजा देने के लिए भगवान शुक्रिया। विवान उसको रोता देख उसके आंसू पोंछते हुए बोला, स्वीट हार्ट रो मत, तुमने जो किया है उसी का फल मिल रहा है। अवनी विवान की बात सुन हंसने लगी और अपनी लड़खड़ाई आवाज में बोली, मुझे तो मी मिल गई, अब तो तुम रेडी हो जाओ। इतने बोलते बोलते अवनी इस दुनिया जो छोड़ चली गई। विवान अवनी की बात सुन भड़क गया और उसको लात मरते हुए बोला, साली मुझे डरती है, अच्छा है मार गई। विवान अपनी गन फेंक अपने गॉगल्स लगाते हुए चिल्लाए, गार्ड। सभी गार्ड दौड़कर विवान के सामने खड़े हो गए। विवान सबको देख बोला, दोनों की लाश को ठिकाने लगा दो, और हाँ याद रखना आज से तुमरा बॉस में हूँ। सभी ने हाँ में सर हिलाया और अपने काम में लग गए। वही विवान सीधा बाहर अपनी कार में बैठ निकल गया। ये 4 साल बाद एक बड़ी सी हवेली के सामने कई सारी लग्जरी गाड़ियां आके रुक। उन गाड़ियों को देख वॉचमैन में फट से गेट खोला और सल्यूट किया। गाड़ी में बैठा आदमी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ड्राइवर गाड़ी को सीधा हवेली के अंदर ले गया और जाके फ्रंट डोर पर रोक दिया।
गाड़ी रुकते ही पीछे गाड़ी में बैठा बॉडीगार्ड नीचे उतरा और उसने बेंटले का बैक डोर खोला। अंदर बैठा विवान बड़े ही एटीट्यूड के साथ आपने गोगलेस पहन नीचे उतरा। उसके उतरते ही उसके आसपास के लोगों के पसीने छूटने लगे। विवान का ऑरा इतना पावरफुल और डरावाना था कि उसके सामने खड़े होने की हिम्मत अच्छे से अच्छे लोग नहीं कर सकते थे। विवान नीचे उतर आपने साइड में खड़े बॉडीगार्ड को एक नजर देख उसके देखने भर से ही उस बॉडीगार्ड की हालत पतली हो गई थी। विवान उसकी ऐसी हालत देख उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसकी डेविल स्माइल देखकर वहां पर सभी लोगों को ये उम्मीद हो गई थी कि अब फिर कुछ न कुछ होगा। उनका ये सोचने की देर थी कि विवान ने अपनी पिस्टल निकाली और उस बॉडीगार्ड के सेंटर में शूट कर दिया। बॉडीगार्ड को गोले लगते ही वो किसी बोरे की तरह नीचे गिर गया। वही आसपास लोग ये देखकर थर थर कांप रहे थे। एक दो की तो टॉयलेट भी निकल गई। विवान ने पिस्टल के मुंह पर फूका और वापस आपने पीछे रख ली। फिर सामने खड़े बटलर को आपने पास बुलाया। बटलर लड़खड़ते हुए विवान के पास आया और हकलाते हुए बोला या यस बॉस। विवान उसे घबराया देख उसके गलों को थपथपते हुए बोला अबे तू क्यों घबरा रहा है, इसने कुछ गलती की थी उसी की सजा मिली है इसे, तू इतना मत घबरा। बटलर ने हाँ में सर हिलाया। विवान उसके गालों को जोर से पकड़ दांत पीसते हुए बोला इसने तो एक छोटी सी गलती की थी तब इसे मौत की सजा मिली है, तुझे भी सजा मिल सकती है अगर तूने सही से मेरा काम नहीं किया तो। उस बटलर की तो जान ही हलक में आ गई थी। वो हकलाते हुए बोला बॉस कोई गलती नहीं होगी। विवान ने उसे एक झटके से छोड़ दिया जिससे वो 2 कदम पीछे चला गया। विवान उसे बोला 10 मिनट में इस लाश आता पता भी नहीं लगना चाहिए। उस बटलर ने हाँ में सर हिलाया और जल्दी से उठकर काम पर लग गया। विवान उसे देख एक डेविल स्माइल दी और अंदर चले गया। उसके अंदर जाने के बाद सबने एक सुकून की सांस ली। सभी बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड ने धीरे से बोला इस दरिंदे से बढ़िया हमारे पुराने बॉस थे, काश वो आज हमारे बीच होते तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। उसके बगल में खड़े बॉडीगार्ड ने उसकी बात सुन ली। वो बोला कौन थे तुम्हारे पुराने बॉस? उस बॉडीगार्ड ने बड़े हिताओं के साथ बोला वो थे जिन्होंने कभी गलत काम नहीं, वो थे जिन्हें आपने लोगों की कदर करना आता था, वो थे जिन्होंने कभी किसी को कम ज्यादा नहीं समझा, वो थे जिन्होंने आपने दम पर दुनिया बदलने की कोशिश की थी। इतना बोलते बोलते उस बॉडीगार्ड की आंखें नम हो गई। वही बगल में खड़ा बॉडीगार्ड बोला ऐसा कौन था जो इतना पावरफुल होते हुए भी इतना नरम दिल था? उस बॉडीगार्ड ने अपने आंखों को साफ करते हुए बोला द माफिया किंग्स किंग आरके। आरके के नाम सुन बगल वाले बॉडीगार्ड की आंखें खुली की खुली रह गई। वो बोला पर वो तो मार चुके हैं न, और तुम्हें पता है न उनकी बात करते ही बॉस को कितना गुस्सा आता है। पहला बॉडीगार्ड हंसते हुए बोला वो कभी मार नहीं सकता, उसके काम अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। मुंबई शहर धारावी एक लड़का दौड़ता जा रहा था, कभी वो इधर मुड़ता तो कभी वो उधर मुड़ता। आखिरकार वो घर मिल गया। वो जोर जोर से गेट पीट चिल्लाने लगा भाव भाव जल्दी गेट खोलो। अंदर आराम से मस्त टांगे फैलाकर सो रहे आदमी अपनी हल्की सी आंखें खोल बोला छोटे जा यहाँ से, अभी मैं सो रहा हूँ। बाहर वाला लड़का चिल्लाया भाव जल्दी खोल वरना वो मुझे मार देंगे। अंदर सोया आदमी जैसे ही ये सुना एकदम फुर्ती के साथ उठ गेट खोला और उसे अंदर लिया और वापस गेट बंद कर दिया। वो लड़का अंदर आ दीवार का सहारा ले जोर जोर से सांसें लेने लगा और सामने खड़े आदमी से बोला थैंक्स ऋषभ भाव, आज आपने मदद नहीं की होती तो वो मुझे जान से मार देते। ऋषभ अंदर आया और फ्रिज से पानी की बोतल निकाल उसे देते हुए बोला हुआ क्या है, वो तेरी जान के पीछे क्यों पड़े हैं? वो लड़का एक सांस में पूरी पानी की बोतल खत्म करते हुए बोला ऋषभ भाव मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस उनकी कंपनी में से जो जहरीली गैस निकल रही है इसके लिए उनसे बात करने गया था, पर उन्होंने मुझे घरे लिया और मेरे पीछे पड़ गए। वो तो अच्छा है मैं किसी तरह वहां से बचकर निकल गया। ऋषभ उसे बैठने का इशारा करते हुए बोला तुझे 10 बार बोला है अकेले ये सब काम मत किया कर, तू अभी बहुत छोटा है तुझे पता है ना। घेरा आपने डोठे सोले दिखाते हुए बोला भाव ये देख मैं किस जगह से तेरे को बच्चा लगता है, मैं बड़ा हल गया है। ऋषभ जनता था इससे बातों में नहीं जीता जा सकता, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं बोला और वापस से आपने बेड पर लेटकर कुछ सोचने लगा। घेरा उसके बगल में बैठते हुए बोला क्या हुआ भाव, फिर से वो सपने आ रहे हैं? ऋषभ वापस उठ के बैठा और बोला छोटे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे इतने अजीब से सपने क्यों आते हैं कि मैं लंबी लंबी गाड़ियों में घूम रहा हूँ, मेरी एक बीवी है जो प्रेग्नेंट है, मेरी भी फैमिली है, पर असल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं तो अकेला हूँ। घेरा बोला भाव कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से तेरे को ये सपने आते हैं। फिर थोड़ा सोचते हुए बोला एक तरीका है जिससे हमें ये पता लग सकता है कि तुझे ये जो सपने आ रहे हैं इसके पीछे क्या राज है। ऋषभ बोला ऐसा क्या तरीका है? घेरा अपना काला सही करते हुए बोला वो सब मुझ पर छोड़ दे, तू बस जल्दी से रेडी हो, हमें कहीं जाना है। ऋषभ बोला पर जाना कहाँ है? घेरा इरिटेट हो बोला तू सवाल बहुत पूछता है, जितना बोला उतना कर। ऋषभ हार मान उठा और आपने कपड़े पहनने लगा। उसने जैसे ही अपनी टी शर्ट निकाली उसकी नजर सामने शीशे पे गई। उसने जैसे ही देखा कि उसके बॉडी में गोलियों के निशान हैं, अचानक से उसके सर में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। ऋषभ दर्द की वजह से नीचे बैठ गया। घेरा उसके पास आया और उसे हिलाते हुए बोला भाव क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? ऋषभ ने अपने हाथ से एक टैबलेट की तरफ इशारा किया। घेरा ने जल्दी से वो टैबलेट निकालकर ऋषभ को खिलाए और पानी पिलाया। टैबलेट खाने के तुरंत बाद ही ऋषभ नॉर्मल हो गया। वो जोर जोर से सांसें लेने लगा, उसकी बॉडी पसीने से भीग चुकी थी। घेरा बोला भाव तेरे साथ ये क्या होता रहता है और ये तेरे शरीर पर गोलियों के निशान क्या कर रहे हैं? ऋषभ खड़ा होते हुए बोला छोटे यही तो मुझे भी नहीं पता, मेरे साथ ये क्या होता रहता है, मेरे शरीर पर इतनी गोलियों के निशान कहाँ से हैं, मुझे कुछ भी याद नहीं।
ऋषभ को ऐसी हालत में देख घिरा बोला, भाव तू रेडी हो, हम जहाँ चल रहे हैं हमें वहाँ इसका जवाब आसानी से मिल जाएगा। ऋषभ ने हाँ में सर हिलाया और रेडी होने लगा। दोनों रेडी होके छुपते छुपाते धारावी से बाहर निकले। घिरा ने ऑटो रुकवाया और नवी मुंबई चलने को बोला। ऑटो वाले ने मीटर ऑन किया और नवी मुंबई के लिए चल दिया। दिल्ली। विवान अंदर आया और हॉल में खड़ा हो बोला, किधर हो मेरी जान। आवाज सुन के एक 4 साल की क्यूट सी बच्ची दौड़ते हुए आई और विवान के पैरों से लिपट गई और बोली, पापा आप आ गए, मेरी चॉकलेट कहाँ है। विवान नीचे झुका और उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और उसके गालों पर किस करते हुए बोला, मैं आपकी चॉकलेट कैसे भूल सकता हूँ। उसने आपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को इशारा किया। वो बॉडीगार्ड एक बड़ा सा चॉकलेट हम पर लगे विवान के हाथ में रख दिया। विवान उस हम्पेर को ऊपर करते हुए बोला, इतनी चॉकलेट काफी है। उस बच्ची के मुंह में पानी आने लगा। उसने हाँ में सर हिलाया। विवान बोला, ये सब जब है आपको मिलेगी जब आप एक किस दोगे। उस बच्ची ने जल्दी से विवान के गालों पर किस कर दिया और चॉकलेट लेने के लिए उछलने लगी। विवान ने उसे चॉकलेट पकड़ा दिया। चॉकलेट एक नैना गोद से उतर गई और सोफे पर जाके अपना हम्पा खेलने लगी। तभी पीछे से आ रही विवान की वाइफ नायरा बोली, अब भी न उसे क्या क्या खाने को दे देते हैं, वो जो भी जिद करती है आप उसे लाके दे देते हैं। आपको पता है ना अगर वो इतनी चॉकलेट खाएगी तो उसके दांत सड़ जाएंगे। विवान नायरा को आपके करीब खिंच बोला, बीवी तुम किस बात के लिए इतना सोचती हो, नैना को कुछ नहीं होगा। नायरा उसे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं, हम अभी हाल में सब हमें देख रहे हैं। विवान बोला, कौन हमें देख रहा है। फिर उसने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई। उसकी नजर जिससे भी जाके मिली सब वापस से अपना काम करने लगे। विवान फिर नायरा को देख बोला, बीवी देखो कोई तो हमें नहीं देख रहा है। नायरा विवान के चंगुल से बाहर निकल बोली, कोई का पता नहीं पर आपकी जान जरूर देख रही है। विवान नैना को देख बोला, तो देखने दो ना, उसे भी तो पता चले कि उसके पापा उसकी मम्मी से कितना प्यार करते। अब आगे नायरा ब्लश करते हुए बोली, कितने बेशर्म हो, कम से कम बच्ची के सामने तो छोड़ दो। विवान नायरा की बात सुन स्माइल कर दिया और एक झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया। नायरा इस एक्शन के लिए रेडी नहीं थी। वो अपनी आंखें बड़ी कर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं। विवान बोला, वही जो सब अपनी बीवी के साथ करते हैं। विवान नैना की तरफ देख बोला, जान मैं सही कर रहा हूँ ना नैना, जो कब से आपने मम्मी पापा को देख रही थी वो आपने छोटे छोटे हाथों से अंगूठा ऊपर कर हाँ पापा। विवान नैना की बात सुन एक डेविल स्माइल कर नायरा को देख बोला, बीवी अब तो मेरी जान ने भी परमिशन दे दिया तो शुरू करे। नायरा विवान की गोद में बिन पानी की मछली की तरह चटपटाते हुए बोली, आपने शुभ शुभ चढ़ा ली है क्या, जो ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। विवान अपनी गर्दन नीचे कर धीरे से बोला, बीवी चढ़ाया तो है पर वो नशा तुम्हारे प्यार का है। नायरा को समझ आ गया था विवान अब उसे छोड़ने नहीं वाला। वो भी अब शांत हो गई। विवान नैना को देख बोला, जान आप चॉकलेट खाओ, मम्मी पापा अभी आते हैं। नैना ने बड़ी मासूमियत से हाँ में मुंडी हिला दी। विवान नायरा को सीधा अपने कमरे में ले गया और ले जाकर आराम से बेड पर बैठा दिया। नायरा जो पहले भी ये सब कर चुकी थी फिर भी उसे डर लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। विवान उसको देख एक हल्की सी स्माइल कर दिया, फिर नीचे बैठ उसके स्लीपर निकाला और फिर धीरे से उसके गुलाबी नर्म होठों पे आपने सख्त रख दिए और धीरे धीरे उसे सक करने लगा। थोड़ी देर बाद उस कमरे में बस नायरा की सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मुंबई नवी मुंबई। ऋषभ और घिरा का ऑटो एक छोटे से घर के सामने रुका। ऋषभ ऑटो से हिझाक कर बोला, छोटे तुझे पक्का यकीन है न हम जो जानने आए हैं हमें यही से पता चलेगा। इतना बोल के ऋषभ ने आपने बगल में देखा तो घिरा गायब हो गया। वो इधर उधर देखते हुए बोला, छोटे। धीरे ऑटो के पीछे से घूमकर ऋषभ के सामने आ बोला, भाव में यही हूँ और आपकी सब चीजों का जवाब यही मिलेगा, अब जल्दी उतरो। ऋषभ ने हाँ में गर्दन हिलाई और ऑटो से उतरा और ऑटो वाले भैया को पैसा दिया। घिरा उसका हाथ पकड़ बोला, चल भाव। ऋषभ उसके साथ साथ अंदर गया। घिरा उस छोटे से घरे के बाहर जा डोरबेल ढूंढने लगा पर उसे कहीं नहीं दिखा। वो ऋषभ से बोला, भाव अपन कैसे बुलाए, यहाँ तो डोरबेल नहीं है। ऋषभ गेट पर लगा हुआ छुड़ा बजाते हुए बोला, छोटे ये घरे पुराने स्टाइल का है तो इसमें डोरबेल नहीं ये होता है। घिरा हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोला, फिर थोड़ा जोर से बजा, पता नहीं आवाज गई होंगी कि नहीं। वो दोबारा बजाने ही जा रहा था कि किसी ने गेट खोल दिया। घिरा का सीधा जाके उसकी नाक पर लगा। घिरा ने जल्दी से अपना हाथ पीछे करते हुए बोला, माफी माफी मैडम माफी, आपन बस गेट बजा रहा था। सामने खड़ी लड़की अपनी नाक सहलाते हुए बोली, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, काम क्या है। ऋषभ कुछ बोलने ही वाला था कि घिरा उसका हाथ पकड़ बोला, आपने को चाचा से मिलने का है। वो लड़की यानी तन्वी बड़ी अजीब सी नजारों से उन दोनों को देखते हुए बोली, वो घर पर नहीं है, बाद में आना। इतना बोल के वो गेट बंद करने ही वाली थी कि ऋषभ ने एक हाथ से गेट रोक दिया। तन्वी गुस्से में बोली, एक बार बोला ना वो नहीं है तो फिर ये क्या हरकत है, हाथ हटाओ वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। ऋषभ शांत भाव से बोला, एक बार मेरी बात तो सुन लो। वो लड़की मुंह बना बोली, क्या है बोलो। ऋषभ को उसका रूड बात करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था पर फिर भी वो शांत भाव से ही बोला, देखो चाचा से मिलना बहुत जरूरी है, एक जिंदगी और मौत का सवाल है। तन्वी थोड़ा सोचते हुए बोली, अच्छा ठीक है पर ज्यादा देर नहीं। ऋषभ ने हाँ में सर हिलाया, फिर दोनों अंदर चले गए। तन्वी दोनों को लेकर सोफे पर बैठा दिया और बोला, यही इंतजार करो, मैं डैड को बुलाकर लती हूँ। ऋषभ ने हम में जवाब दिया और इधर उधर की चीजें देखने लगा। तन्वी अपने डैड को बुलाने चली गई। वो सीधा अपने डैड के पास गई। उसके डैड इस वक्त एक किताब पढ़ रहे थे। तन्वी उसके सामने जा बोली, डैड आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। भावेश जी बिना उसकी तरफ देख बोले, बोल दो मुझे उनसे नहीं मिलना।
तन्वी बोली डैड मैंने बोल दिया था पर उनका कहना है आपसे मिलना बहुत जरूरी है, किसी की जिंदगी मौत का सवाल है। भावेश जी जो अपनी किताब पढ़ रहे थे वो अपनी बुक बंद कर बोले चलो फिर देखते हैं क्या बात है। तन्वी आगे आगे और भावेश जी उसके पीछे पीछे चल दिया। तन्वी सीधा उनको हाल में ले गई और ऋषभ की तरफ इशारा करते हुए बोली डैड यही है। वही भावेश जी ने ऋषभ को पहले ही देख लिया था। वो अपना चश्मा निकाल अपनी आंखों को मालने लगी जैसे उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये ऋषभ ही है। वो जल्दी से ऋषभ के पास आए, घुटनों के बाल बैठ हाथ जोड़ माफी मांगते हुए बोले सर मुझे माफ कर दो। इस वक्त उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। ऋषभ उनको ऐसा बिहेव करता देख थोड़ा हैरान था। वो उनके हाथों को नीचे करते हुए बोला चाचा ये आप क्या कर रहे हैं, मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं। भावेश जी ऋषभ के हाथों को पकड़ते हुए बोले सर मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया है मैं जानता हूँ उसकी कोई माफी नहीं, पर मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वही किया। ऋषभ को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ये क्या हो रहा था। वही सेम हाल तन्वी और धीरा का भी था। ऋषभ उन्हें उठाकर सोफे पर बैठाते हुए तन्वी को देख बोला एक गिलास पानी लाओ। तन्वी ने हाँ में सर हिलाया और पानी लेने चली गई। वही ऋषभ भावेश जी को शांत कराते हुए बोला चाचा पहले आप शांत हो जाओ फिर बताओ बात क्या है जो आप मुझसे माफी मांग रहे हो। तब तक तन्वी भी पानी लेकर आ चुकी थी। उसने ऋषभ को पानी दिया। ऋषभ ने वो पानी भावेश जी को देते हुए बोला पहले पानी पियो। भावेश जी ने एक ही सांस में पूरा पानी पी गए, फिर थोड़ा शांत हो बोले सर मैंने जो भी किया वो उस वक्त करना जरूरी था, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऋषभ बोला चाचा पहले तो आप मुझे ये सर बोलना बंद करिए और दूसरी मुझे पूरी बात बताइए, मैं कौन हूँ, आप मुझे कैसे जानते हैं और किस बात की माफी मांग रहे हैं। भावेश जी बोला बेटा मैं तुम्हें जितना जानता हूँ उतना बता सकता हूँ। ऋषभ बोला ठीक है चाचा आप उतना ही बताइए। भावेश जी ने एक और गिलास पानी पिया और बोलना शुरू किया बेटा तुम कोई नॉर्मल चोल के लड़के नहीं हो, तुम दुनिया के साथ माफिया वर्ल्ड में राज करने वाले माफिया किंग ऋषभ कुंद्र हो, जिसके नाम से बड़ा आदमी डरता था। पर तुम्हारे अपनों की वजह से तुमने अपना सब कुछ खो दिया। उन्होंने तुम्हें गोलियां भी मार दी थी पर तुम भगवान की कृपा से बच गए और पता नहीं कैसे मेरे पास पहुंच गए। जब तुम मेरे पास आए तब तुम्हारी हालत बहुत ही नाजुक थी, मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया, इसलिए मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया, तुम्हारा इलाज मैं घर पर ही करवाने लगा। मैंने तुम्हें अपने पास छुपा कर रखा था पर तुम्हारे और भी दुश्मन थे, जब उन्हें पता चला तो उन्होंने मुझे जान से मरने की धमकी दी, साथ ही मेरी बच्ची तन्वी का रेप करने की भी धमकियां मिली। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था, इसलिए एक दिन मैंने तुम्हें ले जाके एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, ना मैंने कभी पता लगाने की कोशिश की। ऋषभ को सब सुन थोड़ा दुख तो हुआ कि उन्होंने उसे मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, पर ऋषभ को ये बात अच्छे से पता थी कि दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, इसलिए वो एक स्माइल के साथ भावेश जी का हाथ पकड़ बोला शुक्रिया चाचा, आपने जो किया आज के जमाने में कोई नहीं करता। भावेश जी हाथ जोड़ बोले बेटा मुझे इस बात का हमेशा गिल्ट रहेगा कि मैंने तुम्हें मरने के लिए यूं ही छोड़ दिया। ऋषभ उनको बोला आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने जो किया शायद दुनिया का हर एक आदमी उस सिचुएशन में यही करता। भावेश जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ऋषभ खड़ा हुआ और बोला अच्छा चाचा हम चलते हैं, अपने मेरी बहुत मदद की। भावेश जी ने खड़े होकर ऋषभ को गले लगाया और बोले बेटा तुझे वापस से आर के बनना है, जो तेरा है तुझे वो वापस से हासिल करना है, याद रख तेरे सर पर ऊपर वाले का हाथ है। ऋषभ ने हाँ में सर हिलिया और बाहर की ओर जाने लगा। भावेश जी उसे जाता देख बोले बेटा एक बात और, अगर तुझे और जानना है तो तू दिल्ली जा, वहां तुझे हर जगह अपने अंश मिल जाएंगे। ऋषभ पीछे मुड़ हाँ में सर हिलाया और वापस बाहर जाने लगा। उसको जाता देख भावेश जी बोले RKS बैक। इस तरह की और भी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए PR नोवेल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।